स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड त्यांथेन को देखते हैं जो सफाई कर रही थी और कहती है, मॉम मैंने सुबह 5:30 बजे उठ के सारे कपड़े धो दिए, खाना भी बना दिया, पर अब मुझे भूख लग रही है, मैं खा सकती हूँ? मॉम कहती है, पूरा दिन खाती रहेगी क्या? चुपचाप जाके काम कर। योरू कहती है, मॉम पता नहीं मिस्टर होचन किस तरह का इंसान है। मॉम कहती, तुम्हारे ग्रैंडपा ने अपने किसी फ्रेंड के ग्रैंडसन के साथ शादी फिक्स की थी, पर बुढ़े की बात को सीरियस लेना ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर वो तुम्हें पसंद आए तो ठीक है, वरना मना कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेल लीड मिस्टर हुओचेन को देखते हैं जो हुओ फैमिली का यंग मास्टर और प्रेसिडेंट है। उसका फ्रेंड कहता है, ब्रो तुम शहर के सबसे रिचेस्ट आदमी हो, तो तुमने ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए हाँ क्यों कर दिया? मैं पैसे देकर सू फैमिली से छुटकारा पाने के लिए किसी को ढूंढता हूँ। मिस्टर वोचन कहता है, तो ग्रैंड पास जाके बोलो। फ्रेंड कहता है, ब्रो तुम पगला गए हो, तुम्हारे ग्रैंड पा तो कब के टपक लिए हैं, पर मेरे पास एक रास्ता है। मिस्टर वोचन कहता है, जो बोलना जल्दी बोलो, और ये सब जो टूटा फूटा सामान लगा है हटाओ, और ये म्यूजिक बंद करो। तो फ्रेंड जल्दी से हटाता है, फिर आइडिया देता है, तुम पुअर बनने का प्रिटेंड करो और फिर सू फैमिली में जाओ। अगर उन लोगों ने तुम्हें पसंद नहीं किया तब वो लोग खुद ही शादी कैंसिल कर देंगे, फिर बात तुम पर नहीं आएगी। मिस्टर वोचन कहता है, बट उन लोगों ने अगर मना नहीं किया तो? फ्रेंड कहता है, जब तक ट्राई नहीं करोगे पता कैसे चलेगा? इसलिए मिस्टर वोचन अपना हुलिया बदल के सू फैमिली में पहुंच जाता है। तो मॉम सोचती है, इसकी हिम्मत कैसे होगी हमारे घर में कचरा लेके आने की, लगता है बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से है। और योरू को पसंद नहीं आ रहा था। फिर मॉम उससे पूछती है, तुम्हारी फैमिली कैसी है और तुम्हारा शहर में घर कहाँ पे है? मिस्टर वोचन कहता है, फैमिली ठीक ठाक है और अभी तक हमने शहर में घर नहीं लिया। इतने में त्यांतन वहाँ पे टी सर्व करने आती है, तो मिस्टर वोचन तो उसे देखते रह गया था और कहता है, मैं ग्रैंडपा की विश के बारे में बात करने आया हूँ जो सू फैमिली और हुओ फैमिली में शादी का प्रपोजल हुआ था। तो मॉम कहती है, हमें उस शादी के बारे में भूल जाना चाहिए, वैसे भी वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो बुड्ढों के बीच में मजाक था बस। मेरी बेटी यूरो को बचपन से स्पॉइल किया गया है, वो तुम्हारी जैसी पुअर फैमिली में कैसे रह सकती है, वरना उसे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। मिस्टर वोचन कहता, अगर ये बात है तो मैं भी शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा, और जाने लगा था। पर त्यांतन कहती, रुको, मैं सू फैमिली की सेकंड बेटी हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मॉम कहती, तुम पगला गई हो क्या? तो कहती है, मुझे लगता है अच्छा इंसान है, इसलिए मैं इसी से शादी करूंगी। और सोचती है, सू फैमिली ने कभी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो ये मेरे पास अच्छा मौका है सू फैमिली को छोड़ के जाने का। मॉम कहती, बिल्कुल भी नहीं, और सोचती है, मुझे तो इसके बदले में बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए थे। त्यांतन कहती है, अगर वोचन शादी को हाँ कर देगा तो ये फोर्स मैरिज थोड़ी ना होगी। तभी मिस्टर वोचन कहता है, मुझे तुम्हारे साथ शादी मंजूर है, और दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। तो कहती है, मुझे थोड़ा सा काम है, तो तुम प्लीज मेरा वेट कर सकती हो? मिस्टर वोचन ओके बोलकर चले जाता है। मॉम कहती, तुम पगला गई हो, तुम्हें तो शाओ पसंद है ना, तो किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? त्यांतन कहती है, मैं शाओ से ब्रेकअप कर लूंगी, है ना सिस्टर यूरो, ठीक रहेगा ना? आखिर तुम अपने ब्रदर इन लॉ शाओ से डेट कर रही हो ना? और सोचती है, शाओ मेरा पिछले 3 साल से बॉयफ्रेंड है, बट उसने मेरी पीठ पीछे यूरो के साथ अफेयर किया। तो यूरो मॉम को शिकायत करने लग जाती है। मॉम सोचती है, उस हुओचन की पुअर फैमिली से तो शाओ की फैमिली बेटर है, और कहती है, त्यांतन अगर तुम्हें हुओचन से शादी करनी तो उससे कर लो। त्यांतन कहती है, ठीक है, आप लोग मुझे गिफ्ट दे दीजिए। मॉम कहती है, हम तुझे पैसे कहाँ से दें, बिजनेस चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, बाद में दे देंगे। त्यांतन कहती है, पर सू फैमिली के तो बहुत सारे घर हैं, आप क्या चाहती हो, मेरी शादी हो जाए और मेरे पास रहने के लिए घर भी ना हो? मॉम कहती है, तेरे हस्बैंड से शादी होगी ना, उसी के साथ रहना। तो त्यांतन नाटक करते हुए कहती है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ बेघर होना पड़ेगा, क्यों ना मैं शाह को मुझसे शादी करने के लिए पूछूं। योरू मॉम करने लगती है। तो मॉम कहती है, हम तुझे नॉर्दर्न साइड का घर दे देंगे। फिर त्यांतन अपना सामान लेके बाहर आती है। मिस्टर वोचन पूछता है, तुम्हारा सिर्फ इतना सा सामान है? तो कहती है, सू फैमिली मेरा ज्यादा कुछ है नहीं है। तो कहता है, लगता है उन लोगों को तुम पसंद नहीं हो, तुम क्या सू फैमिली की अडॉप्टेड बेटी हो? कहती, नहीं तो मेरी मॉम जब मुझसे प्रेग्नेंट थी उन्हें लगा था बेटा होगा, इसलिए वो मुझसे बहुत डिसअपॉइंट है और बचपन से मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। मिस्टर वोचन कहता है, पर ये जान लो कि शादी से तुम्हें वो सब कुछ नहीं मिल जाएगा जो तुम चाहती हो। तो कहती है, मुझे बस आजादी चाहिए, सू फैमिली में मेरी नौकरों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी थी। तो कहता है, चिंता मत करो, शादी के बाद मेरा घर तुम्हारा घर होगा और मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। दोनों एक दूसरे को देख कर स्माइल करते हैं और फिर मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। तभी शाओ आकर उसे पकड़ने लग जाता है। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी? बट वो खुद को छुड़ाती है, तमीज से पेश आओ। मिस्टर वोचन पूछता है, ये कौन है? तो शाओ कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तुम कौन हो? त्यांतन कहती है, तुम एक्स बॉयफ्रेंड हो, हमारा ब्रेकअप हो गया है। और मिस्टर वोचन का हाथ पकड़ कहती है, मेरी शादी हो गई है और ये मेरा हस्बैंड है। शाओ को यकीन नहीं हो रहा था, तो वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है कि आगे से मुझसे दूर रहना। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे और सिस्टर के अफेयर के बारे में पता नहीं है? अगर तुम अभी यहाँ से गए नहीं ना तो मैं योरू को बुला लूंगी। तो भाग जाता है। फिर मिस्टर वोचन से कहते हैं, सॉरी मैं उस नमूने का सामना करना पड़ा, बट मेरा उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो कहता है, मुझे तुम पे भरोसा है, और कहती है, थैंक यू, तुमने सू फैमिली से निकलने में मेरी हेल्प की, पर अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल गई तुम कभी भी मुझसे डिवोर्स ले सकते हो और मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी, अब भले ही अभी मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो पूछती फिर क्या चाहिए? कहता, मैं चाहता हूँ तुम शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ। हैरान। तो कहता, मजाक कर रहा था, पहले घर चलते हैं। फिर जैसे उसे कार के पास लेके आता है, उसके फ्रेंड ने अपना हुलिया बदल रखा था, मुंह पे काली लपेट के बैठा होता है और कहता है, हेलो सिस्टर इन लॉ। वो तो हैरान ही हो जाती है। तो कहता है, मैं होचन का फ्रेंड वैंग हूँ। तो वो उससे हैंडशेक करती है। वैंग कहता है, सिस्टर इन लॉ तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, होचन की तो लॉटरी लग गई। सिस्टर इन लॉ मेरी बॉडी देखो, मेरी भी किसी लड़की सेटिंग करा दो।
मिस्टर होचन उसकी हरकतों से एम्बेरस हो रहा था और उसका मुंह पकड़ के पीछ देता है और त्यानतन से कहता है माइंड मत करना, मैं इसे इतना अच्छे से नहीं जानता। देन उसे पकड़ के कार में बैठाता है और उसे एक जगह पे लेके आता है। तो वैंग कहता है ब्रो क्या तुम सच में सिस्टर इन लॉ को इस घटिया सी जगह पे रखोगे? मिस्टर होचन कहता तो मैं क्या करूं, वरना उसे अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। त्यानतन कहती है मिस्टर होचन तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तो मेरे साथ इस सू फैमिली घर में रह लो। वो कहता नहीं नहीं। तो पूछते फिर कहाँ रहेंगे? वो कहता हाँ मेरा रहने के लिए घर कौन सा है? वैंग कहता तुम तो सेंट्रल यूनिट में रहते हो। त्यानतन एकदम हैरान, सेंट्रल यूनिट तो बहुत एक्सपेंसिव जगह है, वहाँ का तो रेंट भी बहुत ही ज्यादा होगा। मिस्टर होचन वैंग का गला दबाता है तो कहता है सिस्टर इन लॉ वहाँ की जगह बहुत सस्ती है, ब्रो का तो सेंट्रल यूनिट के पास में पुराना सा घर है। तो वो बाय बाय करके चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर होचन को देखते हैं जो ब्लैक ड्रेस में अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कहीं जा रहा था बेडास एंट्री के साथ। वो फू ग्रुप की ब्रांच में आता है तो वहाँ पे लोग बातें कर रहे थे। प्रेसिडेंट तो हमेशा मेन ब्रांच में रहते हैं, आज यहाँ के करने आए हैं। वैसे रूमर्स में सही सुना था, प्रेसिडेंट काफी हैंडसम है और इतनी यंग एज में इतने रिचेस्ट बन गए। मिस्टर होचन को उसकी ग्रैंडमा का वीडियो कॉल आता है जो कहती है तुमने सू फैमिली की उस क्यूट गर्ल के साथ शादी कर ली ना, तो उसे मुझसे कब मिलवाने लेके आ रहे हो? सोचता है वो तो मुझे डाइवोर्स देने की प्लानिंग कर रही है और कहता है अभी नहीं, क्योंकि मैं उसके सामने पुअर बनने का प्रिटेंड कर रहा हूँ। मैं कहती हाँ हाँ मैंने बहुत ड्रामास देखे हैं, तुम उस लड़की का कैरेक्टर टेस्ट करना चाहते हो ना, और उसे गुड लक बोल देती है। फिर त्यानतन सू कंपनी में होती है तो यूरो कहती है तुम 3 दिन से काम से गायब थी। तो त्यानतन कहती है मैंने छुट्टी ली थी। तो यूरो कहती है मैं जब चाहे तुझे फायर कर सकती हूँ। त्यानतन सोचती है मैं तो खुद ही सू कंपनी से रिजाइन करना चाहती हूँ ताकि सू फैमिली से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूं, बट अब इसे इतनी जल्दी है तो इसी का फायदा उठाती हूँ और रिजाइनेशन लेटर कैंसिल करके कहती है अगर मुझे फायर करना है तो ठीक है, पर मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। यूरो कहती है तुमने रूल्स तोड़े हैं तो सैलरी नहीं मिलेगी, और वैसे भी मॉम ने तुझे वो कबाड़ा सा घर दे तो दिया है। त्यानतन कहती कंपनी और घर के मैटर अलग रखो, और तुम मुझसे हमेशा हर चीज छीन ही लेती हो, अब क्या मुझे मेरी सैलरी भी नहीं दोगी? और बचपन से मैं घर के सारे काम करती आ रही हूँ, ऊपर से कंपनी में इतनी कम सैलरी मिलती है, इससे ज्यादा तो क्लीनिंग स्टाफ की है। यूरो कहती है फैमिली का ध्यान रखना तेरा फर्ज है। त्यानतन कहती है मैं ही तुम लोगों को फैमिली समझती आई, तुम लोगों ने तो मुझे नैनी समझ रखा था, तो नैनी की सैलरी से मॉम ने मुझे जो कबाड़ा घर दिया है उससे बेटर घर खरीदा जा सकता था। यूरो कहती है ठीक है मैं तुझे बस थोड़ी सी सैलरी दूंगी। तो वहाँ पर मिस्टर होचन आ जाता है और कहता है त्यानतन मैंने तुम्हारी बातें सुनी, मेरा एक दोस्त लॉयर है तो वो तुम्हारे लिए केस लड़ सकता है, आखिर सू कंपनी वाले तुम्हारी बिना फालतू की सैलरी काट रहे हैं। लॉयर के नाम से यूरो थोड़ा डर से आती है और कहती है ठीक है हम फैमिली तो है, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। त्यानतन कहती नहीं मैं लॉयर को बोलूंगी वही सैलरी ला के देगा। और फिर बाहर आके पूछती है क्या सच में तुम्हारा कोई फ्रेंड लॉयर है, क्योंकि तभी मुझे पैसे मिल पाएंगे। फिर वो पूछता है ग्रैंडमा तुम्हारी फोटो मांग रही थी, वो हाँ करती तो उसके साथ सेल्फी लेने लगा था, बट वो लोग काफी क्लोज आ जाते हैं और फिर वो लोग बहुत सारी फोटोज खींचते हैं। तो पूछता है सू कंपनी से रिजाइन करने के बाद तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? तो कहती है मैं हो ग्रुप में इंटरव्यू देने चाहूंगी, सुना है वहाँ की सैलरी अच्छी है, वैसे कि तुम मेरे घर पे डिनर के लिए आओगे, मैं नए घर में मूव हुई हूँ ना इसलिए, और तुमने मेरी बहुत हेल्प भी की है, बट एक प्रॉब्लम है मैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर से चाहती हूँ, तो हम दोनों कैसे जाएंगे? वो कहता है मैं तुम्हें ले चलूंगा, और सोचता है भले ही मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर कभी चलाया नहीं है पर मैं बहुत मोटरसाइकिल्स के साथ खेला हूँ, दोनों एक जैसे तो होते हैं। और फिर उसे स्कूटर पे बिठा के लेके जा रहा था। वो सोचती है कितना हॉट और हैंडसम है और मेरा टूटा हुआ स्कूटर भी कितने अच्छे से चला पा रहा है। वो कहता मुझे अच्छे से पकड़ लो, आगे ढलान आने वाली है, तुम गिर मत जाना। वो नर्वस होकर थोड़ा सा पकड़ती है बट वो उसके हाथ पकड़कर उसके स्टमक पे रख लेता है तो स्माइल करती है। एक ट्रैफिक पुलिस वाला उन्हें रोक देता है तो झटका लगता है उनको। कहती है अरे नहीं रोजने स्कूटर पे नहीं जा सकते, तो ट्रैफिक वाला वार्न करके चला जाता है आगे से ऐसा मत करना। कहते जब इससे नहीं जा सकते तो पैदल चलना पड़ेगा। तो मिस्टर होचन उसे स्कूटर से भेज देता है कि मैं बाद में पैदल आ जाऊंगा, और सोचता है बुरी से बुरी सिचुएशन में भी सैड नहीं होती। फिर वो उसके घर पे आता है तो नोटिस करता है कि त्यानतन ने कम चीजों में भी इतने अच्छे से घर को डेकोरेट कर रखा है और सफाई रखी है। वो उसे पानी देती है, खुद कुकिंग करने चलने लगी थी तो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो वो हैरान थी क्या तुम्हें कुकिंग आती है? वो कहता है बट मेरे डैड ने तो बचपन से मुझे वेजिटेबल्स को वॉश करना सिखाया था, वो बोलते थे कि अगर मैं कुकिंग करना नहीं सीखूंगा तो मेरी शादी भी नहीं होगी, पर अब तो मेरी तुमसे हो गई। वो शर्मा के जाने लगी थी बट फिसल के बुड़कने वाली होती है, तभी वो उसे पकड़ लेता है तो नर्वस होकर दूर होती है और सोचती है कितना ज्यादा हैंडसम है। वो कहता तुम जाके रेस्ट करो मैं खाना बनाता हूँ। तो पूछती है अरे नहीं, तो कहता है हम कपल हैं, इसमें क्या गलत है, ये सपना थोड़ी ना है, और उसे रेस्ट करने भेज देता है। और असिस्टेंट को मैसेज कर कहता है सबसे पहले एक बैटरी कार खरीदो। मैनेजर सभी एम्प्लॉयज को समझा रहा था कि शहर के रिचेस्ट आदमी आने वाले हैं, तुम लोगों को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, और कार को आते थे ग्रीट करने लगे थे हेलो प्रेसिडेंट। बट मिस्टर होचन तो कार लेके आगे बढ़ जाता है तो बेचारा उन सबका तो पोपटी हो गया था। मिस्टर होचन असिस्टेंट को कहता है मैंने तो तुम्हें इलेक्ट्रिक कार खरीदने को बोला था ना। फ्रेंड कहते इलेक्ट्रिक कार तुम सिस्टर इन लॉ के लिए बोल रहे हो ना। फिर देन मिस्टर होचन वैंग के साथ शॉप पे जाता है। शॉपकीपर कहता है तुम देखने में तो रिच लगते हो, टूटी हुई गाड़ी को खरीद रहे हो। मिस्टर होचन को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा पसंद आता है और कहता है मैं ये ले रहा हूँ। फिर वो उसी व्हीकल से जा रहा था तो अपने फोन में देखता है घर अभी भी 10 किलोमीटर दूर है। पहले पता होता तो वैंग को छोड़ने को बोलता। शाओ बार में थी, एक आदमी उसके पास आता है तो वो होचन को कॉल करती है और कहती है हेलो हनी, तुम मुझे कब पिकअप करने आ रहे हो? मैं बार में हूँ। तो वो कहता अभी आता हूँ। तो वो उस आदमी से कहती है सुना मेरा हस्बैंड मुझे पिकअप करने आ रहा है।
इसलिए वहाँ से चला जाता है। फिर वो ड्रिंक कर रही थी पर काफी टल्ली हो जाती है। जैसी गिरने वाली थी तभी वहाँ पर मिस्टर वोचन भाग कर आ जाता है तो वो उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम आ गए। वो कहता तुम इतनी टल्ली क्यों हो गई? तो कहती है क्योंकि मैंने सू फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आजाद हूँ। वो कहता मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, उठा के ले जाता है। जैसे घर आता है तो कहती है थैंक यू मिस्टर वोचन मुझे बार में आके बचाने के लिए। तो कहता फोन पे तो तुम मेरा नाम नहीं ले रही थी। बट वो नर्वस हो कहती है मैं जल्दी से नीचे उतारो। जैसे वो उतारने लगता है वो गलती से बुड़क जाती है और अपने साथ साथ उसे भी लेके बुड़का लेती है, जिससे वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं और वो उसके ऊपर नींद में उसे उठा रही थी। बट जैसे वो उठने लगता है एक्सीडेंटली उसके ऊपर फिर से गिर जाता है, जिससे उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। तो वो दोनों एकदम से हैरान थे। वो कहता सॉरी सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। बट अल्ली ध्यान तो उसके कपड़ों में झांक के देखने लग जाती है और उसकी बॉडी देख के ब्लश करने लगी थी। जबकि वो नर्वस होकर भाग जाता है तो सोचती है वो कितना हैंडसम है। मिस्टर वोचन बाहर आके खुश होता है बट फिर देखता है वहाँ पे लड़कों के शूज रखे हैं। वो मॉर्निंग में उठ के आती है और कहती है गुड मॉर्निंग, तुम क्या कल पूरी रात जागते रहे? तो कहता नहीं थोड़ा सा सो गया था, तुम ये सूप खा लो। फिर वो कल रात के लिए माफी मांगती है तो कहता है फिर क्या हो गया, हम लीगल कपल हैं, वो बाहर अच्छा नहीं है तो आगे वहाँ पे ड्रिंक करने मत जाना। फिर वो पूछती तुम्हारा फ्रेंड फ्री कब होगा, उसने कंपनसेशन में हेल्प की है तो उसे ट्रीट देनी है। मिस्टर वोचन कहता है वो मेरे कहने पे एकदम फ्री हो जाएगा। वो हैरान तो कहता है मेरा मतलब कि तुम्हारे घर पे लड़कों के शूज क्यों कर रहे हैं? तो कहती है यहाँ का नेबरहुड अच्छा नहीं है तो मैंने जानबूझ के घर पे लड़कों के शूज रखे हैं ताकि किसी को लगे कोई लड़का भी रहता है, मेरी सेफ्टी के लिए। मिस्टर वोचन कहता है फिर मेरे शूज यहाँ पे रख लो। देन वो वैंग को मैसेज करता है मुझे कॉल कर। वैंग कॉल कर पूछता है ब्रो क्या हुआ? तो कहता है क्या कहा तुमने, तो उस घर से निकलना होगा। वैंग कहता है ब्रो तुम क्या बोल रहे हो? मिस्टर वोचन कहता है अरे यार रेंट वाले ने बोला घर खाली करूँ तो ठीक है। तेंदन कहती है तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ रह सकते हो। वो कहता है सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कहती है मुझे क्यों होगी, तुमने तो बोला हम लीगल कपल हैं। तो वो खुश होता है। वो अपना छोटा सा बैग लेके आता है तो सोचती है इस बेचारे के पास सिर्फ इतना सामान है, मेरा भी इससे ज्यादा था, लगता है इसकी लाइफ की मुझसे भी ज्यादा बैंड बची पड़ी है। और कहती है घर में सिर्फ 2 ही रूम है, मैं मेन बेडरूम में रहती हूँ तो तुम दूसरे वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ। वो कहता है अब से मैं तुम्हें रेंट दे दिया करूंगा। तो कहती ठीक है आगे से जो भी खर्चा होगा हम दोनों बांट लेंगे। ऐसा करते हैं शादी का 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बट अगर तुम्हें इस टाइम के बीच में कोई पसंद आ गया तो मुझे बता देना, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर वो मैरिज एग्रीमेंट बनाती है तो वो साइन कर देता है। इधर ग्रैंडमा उन दोनों की फोटो देख रही होती हैं, कहती हैं पहले मुझे लगा था सू फैमिली की बेटी मेरे ग्रैंडसन के लायक नहीं है, बट ये तो काफी अच्छी इंसान लगती है। और बटर को कहती है मिस्टर वोचन को बोलो वो उसके लिए रिंग खरीद के दे। तो मिस्टर वोचन कहता है हमने अभी तक शादी की रिंग्स नहीं खरीदी हैं। कहती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। वो कहता है वेडिंग रिंग से तो अच्छा है ना, लोग जल्दी से बात नहीं करेंगे और मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को भी एक्सप्लेन करना है। तो तेंदन भी सोचती है अगर मैं वेडिंग रिंग पहन के रखूंगी तो लड़के मेरे आसपास नहीं भटकेंगे, ये तो सही है। और वो मान जाती है। फिर वो दोनों एक मॉल में आते हैं तो सोचता है यहाँ का सामान तो काफी सस्ता लग रहा है, पता नहीं सही होगा भी या नहीं। तेंदन को एक वेडिंग रिंग पसंद आती है, वो पे करने लगी थी तो कहता रुको मैं पे करूंगा, पर मेरे पैसे फंड और स्टॉक्स में लगे हुए हैं तो तुम्हें बाद में दिला दूंगा। और जाता हुआ मैनेजर और बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। जैसे वो लोग चाहते हैं मैनेजर भाग कर आता है कि ये वाली रिंग पैक कर दो, सबसे एक्सपेंसिव वाले डायमंड्स होने चाहिए इसमें। वो दोनों चाह रहे थे तभी वहाँ पर शाव आ जाता है, तुमने इस पुअर से शादी की है, ये तो वेडिंग रिंग भी तुम्हारे लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। टेंगतंग कहती है हमारा कब का ब्रेकअप हो गया है तो तुम मेरे मामलों में मत पड़ो। शाव कहता है ये लड़का सिर्फ हैंडसम दिखता है, उसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, तुम इसके साथ हैप्पी कैसे रहोगी? मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा। तेंदन कहती पैसा होने का क्या फायदा, तुम बेकार इंसान हो जिसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। और मिस्टर वोचन को लेके जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ने लग जाता है कि अकेले में बात करते हैं। तो मिस्टर वोचन उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। शाह गुस्से में जाता मुझे रोकेगा, उसके घुसा मारने वाला था। मिस्टर वोचन एक हाथ से रोक देता है, वो तो उसे बहुत कैजुअली हरा रहा था। पर तेंदन कहते चलते हैं यहाँ से। जैसे वो लोग जाने लगे थे शाह पीछे से अटैक करने वाला होता है बट मिस्टर वोचन लात मार के उसको भड़का देता है। तो वो कहते तुम ठीक तो हो ना? शाह की दोबारा हिम्मत नहीं होती मारने की और वहां से भाग जाता है। तेंदन कहते सॉरी मेरी वजह से तुम इतना परेशान हुए। तो कहता है कोई बात नहीं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम्हें बुली करेगा उसको तो सबक सिखाने पड़ेगा ना। तभी वो देखता है कपल एक ही बॉटल में से ड्रिंक कर रहे हैं तो वो भी वही वाली कपल ड्रिंक लेके आता है। इसमें 2 स्ट्रॉस लगे थे और दोनों एक साथ पीने वाले होते हैं बट उन दोनों का सेट रुक जाता है। तो कहते तुम ठीक तो हो ना? बट वो तो ये सोच रही थी कि कितना हैंडसम है। इधर फ्रेंड भाग कर आता है कि अच्छा मैं पहले ही आ गया, प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ खाना खाना है, सब अरेंजमेंट्स कर लिए। तभी वहाँ पर मिस्टर वोचन तेंदन को लेके आता है तो वो कहते सॉरी लॉयर हम लेट हो गए। वो मैडम बोलने वाला था, मिस्टर वोचन उसे घूरता है। तभी वो बात पलट देता और सोचता है प्रेसिडेंट ने मुझे उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने को कहा है। फिर वो लोग बैठने लगे थे, मिस्टर वोचन चेयर पीछे करता है। लॉयर कहता है तुम बैठो, बट वो कहता नहीं तुम बैठो। तेंदन पूछती है तुम दोनों क्या कर रहे हो? मिस्टर वोचन उसे घूरता है तो लॉयर डर के मारे बैठ जाता है और उस बेचारे के तो पसीने छूट रहे थे, ये पता नहीं प्रेसिडेंट मेरे साथ क्या करेगा। तेंदन पूछती है लॉयर तुम्हें क्या इतनी गर्मी लग रही है? वो कहता हाँ बहुत ज्यादा, और पानी उठा के अपने मुंह पे फेंक के मारता है। तेंदन उसकी हरकत देख के हैरान थी और जल्दी से उसे टिश्यू देती है और फिर कहती है मेरे हस्बैंड ने बताया कि तुम दोनों कॉलेज क्लासमेट्स थे। लॉयर हैरान बट फिर कहता है हाँ मिस्टर वोचन मेरे फ्रेंड ही हैं। तेंदन कहती है मैं तुम्हारी बेटी के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। तो लॉयर एकदम हैरान था, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो बेटी कहाँ से आएगी? और देखता है मिस्टर वोचन उसे घूर रहा है तो कहता है हाँ मैं अपने बच्चों की तरफ से तुम्हारा थैंक यू करता हूँ। जैसे मिस्टर वोचन खाना खाने कहता है वो स्पीड से खाने लगा था।
फिर लॉरा ने बाय करके चला गया था तो पूछती है क्या हुआ, तुम आज खुश नहीं लग रहे। वो कहता कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बनती नहीं है। तभी उसको डैड का कॉल आता है जो कहते हैं नालायक, तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अगर तेरी ग्रैंडमा ने बताती मुझे और तेरी मॉम को तो पता ही नहीं चलता। वो कहता है डैड क्योंकि आप मॉम के साथ ट्रिप पे गए थे। तो डैड कहते हैं हम वापस आने वाले हैं तो हमारी डॉटर इन लॉ को हमसे मिलवाने के लिए लेके आना। तुझे अपनी वाइफ का दिल जीतना है ना तो उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो वो उसे बताता है मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो हैरान मुझसे। वो कहता है एग्रीमेंट पता है ना। तो कहती चिंता मत करो, मैं वाइफ का रोल बहुत अच्छे से प्ले करूंगी। नैनो से बताती है कि मैं कल वो ग्रुप में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। वो कहता मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कहती है क्यों, तुम क्या मेरी बैकडोर से एंट्री करवा देते। जैसे त्यांतन इंटरव्यू के लिए जाती है वही वाला मैनेजर होता है। रिसेप्शनिस्ट उसके आगे झुकने लगी थी बट वो उसके पैर पे पैर रख देता है और वो लोग उसके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट मिस्टर होशन ने पहले उन सबको बता दिया होता है। इंटरव्यू तो उसके बैठते ही खुद खड़ा हो गया था और उल्टा अपना इंट्रोडक्शन देने लगा था। बट फिर उसे होश आता कि इंटरव्यू लेना है देना नहीं है। त्यांतन बताती है कि मैंने सू कंपनी में 2 साल डिजाइनर का काम किया है। तो वो क्लैपिंग करने लग जाता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमारी कंपनी में तुम्हारी जरूरत थी, बताओ कितनी सैलरी चाहिए। वो इशारा करती है 5000। वैसे 3000 भी ठीक ही है बट इंटरव्यू कहता है 30,000, अगर कम लगे तो और बढ़ा देंगे। तो बड़ा खुश होती है और फिर कॉल करके अपने हस्बैंड को बताती है कि अब साथ में डिनर करेंगे। तो मिस्टर होचन जल्दी से अपने प्रेसिडेंट वाले कपड़ों से नॉर्मल कपड़ों में आ जाता है। उसका असिस्टेंट बताता है बॉस आपकी तो मीटिंग, आप कहाँ जा रहे हो। वो कहता है ग्रोसरी खरीदने। जब वो घर आती है तो मिस्टर होचन खाना बना रहा था तो कहती तुम तो सच में बहुत औसम हो। तो कहता है मेरे डैड ने बताया था लड़की का दिल जीतने के लिए पहले उसके स्टमक को पटाना पड़ता है। तो वो ब्लश करने लगी थी तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो कहती है तुम अपनी कंपनी छोड़ के हु ग्रुप में जॉब करने चली गई, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है। हु ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी तुम्हें कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, बाद में रोती हो हमारे पास ही आओगी। बट वो फोन कट कर देती है, अगर तुम्हारा मूड खराब हो तो मुझे बता दिया करो। तो कहती है हम फैमिली हैं। वो कहता है हाँ वाइफ। वो कहती है पर हमने तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना। तो कहता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक तो वाइफ हो ना, अब से तुम्हें मुझे हस्बैंड बोला करो। पर फिर दोनों जल्दी से भागते हैं क्योंकि सब्जी जल रही थी। नेक्स्ट सीन में वो नहाकर आता है और फिर सोचता है ग्रैंडमा का बिल्कुल सही टाइम पे वीडियो कॉल आया है। तो त्यांतन को आवाज मारता है वाइफ क्या तुम सो गई। वो जल्दी से अपने इनर वियर अंदर छुपा देती है और फिर गेट खोलती है तो उसकी हॉट बॉडी देख के एकदम हैरान। वो पूछता है कहाँ देख रही हो और बताता है मेरी ग्रैंडमा की वीडियो कॉल है, अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं। और जाने लगा था बट और उसे पकड़ के अपने साथ बेड पे बिठा लिया था। फिर वो ग्रैंडमा के सामने कपल होने का नाटक करने लगते हैं। ग्रैंडमा कहते हैं सुना है इसने हमारी कंपनी ज्वाइन की है बट वो बात टाल देता है कि ग्रैंडमा तो अभी मेरा भांडा फोड़ देती। ग्रैंडमा त्यांतन से कहती है अगर इसने तुम्हें बुली किया ना मुझे कॉल कर देना, मैं इसकी हड्डी पस्ती तोड़ दूंगी, अभी भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और हाँ तुम मुझे अपना नंबर दे देना, हर बार मैं इस नलायक के फोन पे थोड़ी ना फोन करूंगी। चलो मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, तुम यंग लोग थोड़ा केयरफुल रहना। और कॉल कट कर देती है जबकि वो दोनों शर्मा रहे थे। तो कहती है मुझे ग्रैंडमा बहुत ज्यादा पसंद आई, वो मुझे मेरी विलेज वाली ग्रैंडमा की याद दिलाती हैं। वो पूछता है तुम बचपन में विलेज में रहती थी। तो कहती हाँ मेरी मॉम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी ना, तो मेरे पैदा होते मुझे मेरी ग्रैंडमा घर पे छोड़ दिया था। मेरी ग्रैंडमा ब्लाइंड और डेफ थी, अभी मुझे खुश रखने में अपना बेस्ट देती थी पर मैं बहुत कम एज की थी जब वो मुझे छोड़ के चली गई और रोने लगी थी। तो कहता चिंता मत करो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसके आंसू साफ करता है और फिर अपने हाथ में दिखाता बताओ इसमें क्या होगा। तो उसमें वेडिंग रिंग निकलती है। वो हैरान थी बट वो उसे रिंग पहनने लगता है और त्यांतन बेचारी को तो पता भी नहीं वो रिंग्स 30 मिलियन की हैं कि वो उसे रिंग पहना किस कर देता है। तो सोचती है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे टीवी शो में दिखाते हैं। वो दूसरी रिंग आगे करता है बट वो तो अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। तो उसे झांक के देखने लगा था और तभी उसका हाथ कहीं पे रखा जाता है। इससे पहले वो ब्लैंकेट के नीचे झांक के देखता, त्यांतन उसे रोकने लग जाती है जिससे गलती से वो उसके ऊपर गिर गई थी और उसका मिस्टर होचन की गर्दन पे किस हो जाता है। दोनों हैरान। वो पकड़ के कहता है तुम जानबूझ के खुद को मेरी बाहों में गिरा रही हो। तो कहती छोड़ो मुझे। एक्सीडेंटली उसके कपड़े खुल जाते हैं तो जल्दी से बंद करने लग जाती है, सॉरी सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहता मुझे रिंग तो पहना दो। तो जल्दी से पहना देती है बट वो उसकी मुंडी पकड़ के उसके फोरहेड पे किस कर देता है। वो नर्वस होने लगी तो कहती है मैं सो रही हूँ। तो गुड नाइट वाइफ बोल के उसके फोरहेड पे किस करता है और चला जाता है। मॉर्निंग में असिस्टेंट उसे देख के एकदम से घबराने लगा था पर नोटिस करता है लगता है बहुत सारे अच्छे मूड में है। मिस्टर होचन कहता है मेरी वाइफ ने मेरे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया है, मेरी वाइफ तो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो फिक्र हो रही थी कि मुझे काम करते भूख लगेगी। तो असिस्टेंट सोचता है कंपनी में 5 स्टार शेफ खाना बनाते हैं, तब भी इनकी वाइफ को इनके भूखे होने की फिक्र हो रही है। त्यांतन जॉब करने के लिए हु ग्रुप में आती है बट सारे एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे कि इसे तो सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है, जरूर इसने बैकडोर से एंट्री ली होगी। एम्प्लॉय गर्ल कहती है ये ड्रेस होटल में डिलीवर करके आनी है, तुम जल्दी से कराओ। त्यांतन चली जाती है बट वो एम्प्लॉय गर्ल्स बातें करने लगती हैं कि उस कस्टमर को डील करना तो बहुत मुश्किल काम है, ऊपर से जिस होटल में जा रही है वहाँ सिर्फ रिच और नोबल लोग जाते हैं, इसे तो एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो त्यांतन वो ड्रेस लेके जाती है बट तभी हम देखते हैं मिस्टर होचन अपने फ्रेंड और बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पे एंट्री करता है। तो त्यांतन उधर देखने लग जाती है और सोचती है ये मेल स्टार कौन है, इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। इनफैक्ट मिस्टर होचन ने सनग्लासेस लगा रखे थे और जैसे ही उसे देखता है तो हैरान और जल्दी से वैन को पकड़ के वहाँ से ले जाता है और अंदर ले आया था। तो कहता है तेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ पे है, होटल वालों को बोल दो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें और उसे लात मार के वहाँ से भगाता है। त्यांतन अंदर जाने लगी थी, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है कि प्लीज अपना फेस स्कैन करो। वो अपना फेस स्कैन करती है बट वो बताते हैं कि
तुम मेंबर नहीं हो। इतने वहाँ पर होटल का मैनेजर आता है कि आप अंदर चलिए, पर वो कहती है पर ये सिस्टम बोल रहा है कि मैं नहीं जा सकती। मैनेजर कहता है अब इसका काम तमाम करता हूँ, और अपने हाथ ऊपर करके उस सिस्टम को उखाड़ने लग गया था कि अब तो आप जा सकती हो ना। त्यानतन तो एकदम हैरान थी, सब हो क्या रहा है, और उसे अंदर लेके जाता है, पर सोचता है इतने बड़े होटल का मैनेजर होके टॉप वीआईपी को ट्रीट करना पड़ रहा है, तो इतना डर क्यों लग रहा है मुझे भैया। त्यानतन सोचती उन लोगों ने मुझे होटल नंबर तो बता दिया, पर क्लाइंट ल्यू का रूम नंबर तो बताया ही नहीं। तो मैनेजर से पूछती है, मैनेजर कहता है ये ड्रेस मैं डिलीवर कर दूंगा, आप बस बैठ के स्नैक्स खाइए, और उसे ड्रेस पकड़ के ले जाता है। वो सोचती है ये होटल वाले इतनी अच्छी सर्विस देते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च के इतना एंजॉय कर सकते हैं, और खुश होती है। बट वहाँ पे यूरो मिल जाती है और कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुम यहाँ आ गई, अब तुम्हारी किसी और से शादी हो गई है ना, तो शाव से दूर रहना। त्यानतन कहती है इतने घटिया जोक मत मार। तो यूरो कहती है फिर तेरे पुअर हस्बैंड के पास इतने पैसे तो नहीं होंगे जो तुझे यहाँ पे ले आएगा। पर त्यानतन तो उल्टा उसकी इंसल्ट कर देती है कि तुम क्या शाव की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो, और कहती है मुझे तो वो नमूना शाव चाहिए भी नहीं, वो तुम्हारे साथ ही सूट करता है। यूरो पूछती फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। त्यानतन कहती है ये होटल तुम्हारा है क्या, मैं यहाँ पे काम के लिए आई हूँ। यूरो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही थी, तो त्यानतन उसे शाव की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो बोल रहा था कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत पुअर है, अच्छा होगा तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा। तो यूरो एकदम हैरान, शाव होकर कहता है इसकी बातों पर विश्वास मत करो, इसने ये रिकॉर्डिंग एडिट करवाई है। त्यानतन उन लोगों को इग्नोर करके जाने लगी थी, और यूरो उसका हाथ पकड़ लेती है। इधर ही मीटिंग में मिस्टर वोचन वैंग से कहता है नीचे जाके सब चेक करके आओ। वो कहता है ब्रो क्या जरूरत है, मैंने बोला है किसी को सिस्टर इन लॉ का ध्यान रखने को। वो कहता है मैंने बोला ना जहाँ चेक करके आ तो चेक करके आ। इधर ये लोग इससे पहले कि त्यानतन के साथ कुछ करते सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वो हैरान थे ये क्या हो रहा है। तो वहाँ का मैनेजर कहता है हमारे होटल में एंट्री के लिए मेंबरशिप कार्ड लगता है, क्या तुम लोग मेंबर्स हो, और ऊपर से कितना शोर मचा रहे हो यहाँ पे, इन लोगों को बाहर ले जाके फेंक दो, ब्लैक लिस्ट में डाल दो ताकि कभी एंट्री ना हो पाए इनकी। तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ के ले जाते हैं, जबकि त्यानतन एकदम हैरान थी और मैनेजर से सॉरी बोलने लगती है, पर मैनेजर उल्टा उसी से माफी मांग रहा था कि हम अभी कभी आपको मेंबरशिप कार्ड देते हैं ताकि आप कभी भी हमारे होटल में आ सके। वो कहते नहीं मैं तो बस यहाँ पे, बट वो कहते नहीं आप हमारे होटल में आई, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। त्यानतन बड़ा खुश होती है, पर फिर पूछती है तुम लोगों को मेरा नाम कैसे पता। बट मैनेजर बहाना मार के वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। त्यानतन खुश होती है अब मैं यहाँ पे फ्री में आ सकती हूँ, और जल्दी से कॉल करने लगी थी। इधर मिस्टर वोचन मीटिंग में होता है, तभी फोन बजता है। तो बोर्ड मेंबर्स कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत, किसका फोन बज रहा है प्रेसिडेंट के सामने। मिस्टर वोचन कहता मेरा, तो उसकी बोलती बंद। वो फोन उठा लेता है और पूछता है हाँ हेलो वाइफ। तो कहती है कहाँ हो तुम, मुझे फ्री कूपन मिला है, जल्दी से आओ खाना खाएंगे। तो बड़ा खुश होता है कि हाँ मैं अभी आता हूँ, और मीटिंग ओवर करके चला जाता है। फिर वो दोनों जा रहे थे, तो कहती है उस होटल खाना बड़ा अच्छा लगा। वो कहता तुम्हें इतना पसंद आया तो आगे से आते रहेंगे। तो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे तो एक्सपेंसिव मेंबरशिप कार्ड मिल गया। देन वो वहाँ पर कपड़े देखती है, तो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाती है ताकि उसके लिए खरीद सके, और कहती है यहाँ की ड्रेसेस कितनी सस्ती है। एक ड्रेस उठाकर उसके लगाने लग जाती है कि तुम पे कैसी लगेगी। वो कहता है अच्छी लग रही है। देन वो खरीद लेती है। फिर क्या मिस्टर वोचन दूसरे कपड़े निकाल के फेंक देता है, वही वाली ड्रेस पहन लेता है, और तो और सेल्फी लेके इंटरनेट पे पोस्ट कर देता है मेरी वाइफ ने मुझे दिया है। तो वो आवाज सुन भाग के आता है। तो त्यानतन नीचे गिरी पड़ी थी, तो पूछता है क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है मैं अंधेरे में पानी लेने आई थी, पर गलती से अपना पैर ठोक लिया। वो कहते जब अगली बार बाहर आओ तो लाइट ऑन कर लेना, और लाइट ऑन करके उसे उठा के लेके जाने लगता है। सोफे पे उठा के उसे पानी देने लगा था। तो कहती है मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी, तुम अपने फ्रेंड्स के सामने कितनी ओपनली अपनी वाइफ की बात करते हो, तुम्हें डर नहीं है फ्यूचर में तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी ऐसे। तो वो उसका हाथ पकड़ के तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचो। वो कहते हैं मैं ऑलरेडी कपल है। तो कहता है पर मुझे इससे ज्यादा चाहिए डीप रिलेशनशिप, और उसे क्लोज होकर किस करने लगता है, और फिर कहता है मुझे जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारे रेडी होने तक का वेट करूंगा। वो सोचती है अगर मैं इसके साथ रियल कपल बन जाऊंगी तो अच्छी बात है। त्यानतन जैसे कंपनी में आती है, गर्ल्स कहती हैं पता नहीं है पूरी लड़की इतनी लकी कैसे है, किसी होटल में एंट्री मिल गई, और क्लाइंट को उसने ड्रेस सक्सेसफुली डिलीवर भी कर दी, वरना सिर्फ डायरेक्टर ही डिलीवर कर पाते हैं, छोटे मोटे एम्प्लॉयज नहीं। त्यानतन कहती है तुम लोग को पता था कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, तभी मुझे भेजा। वो कहते तुमने ऑलरेडी डिलीवर कर तो दिया है। तो कहती है अगर नहीं कर पाती तो तुम लोग मुझे जानबूझ के प्रॉब्लम में फंसा रहे थे, अगर कंपनी का लॉस होता तो कौन जिम्मेदारी लेता। तो एम्प्लॉयज कहते हैं इतना बड़ा हुआ ग्रुप एक छोटे से ऑर्डर से बैंकरप्ट नहीं हो जाएगा। त्यानतन कहती है बट क्लाइंट के नेगेटिव फीडबैक से कंपनी में असर पड़ता। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आ जाती है और कहती है तुमने क्लाइंट लियो को ड्रेस सर्व की थी तो उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। त्यानतन तो हैरान थी, मैं तो उस क्लाइंट से मिली तक नहीं हूँ। और फिर डायरेक्टर बाकी एम्प्लॉयज को डांटती है कि तुम लोग इतना मुश्किल काम न्यू कमर पे ठोक रहे थे, और त्यानतन की तारीफ करती है। देन उसे बताती है कि हमारे वीआईपी क्लाइंट्स के कपड़े सिल्क से बनते हैं, तो तुम जाकर एक बार रॉ मटेरियल चेक कराओ। त्यानतन सिल्क इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल चेक करने चाहती है। तब उसे रास्ते में वहाँ पर टैंक मिलता है और कहता है ग्रेजुएशन के बाद से तो हम मिले ही नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहता था पर मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। पर मिस्टर वोचन उन्हें देख के जल रहा होता है। बातों बातों में त्यानतन को पता चलता है कि वो सिल्क शॉप टैंक ही है, जो बताता है मेरी ऐसी और भी बहुत सारी शॉप्स हैं।
मेरे पेरेंट्स तो बोल रहे थे कि अगर मुझे कोई मेरी पसंद का मिल जाए तो मैं उसे एक आध तो ऐसे गिफ्ट में दे दूं। और फिर त्यांतन को कॉफी के लिए पूछता है। वो कहती नहीं नहीं मुझे काम पे जाना है। वैंग कहता ब्रो तुम तो काम से आए थे और यहाँ पे सिस्टर इन लॉ पे नजर रख रहे हो। जेलस मिस्टर हुओचन भाग कर जाकर त्यांतन को पकड़ लेता है और कहता है वाइफ। वो पूछते तुम यहाँ पर? तो वैंग कहता सिस्टर इन लॉ मैं भी हूँ। टैंग हैरान था तुम्हारी शादी हो गई? मिस्टर हुओचन कहता है क्यों तुम्हें दिख नहीं रहा? अपनी रिंग दिखाता है। टैंग पूछता है तुमने शादी में नहीं बुलाया? त्यांतन कहती वैसे शादी नहीं हुई है, सिर्फ सर्टिफिकेट लिया है। तो पूछते तुम कहाँ रहती हो? त्यांतन बोलती है नॉर्थ सिटी में। तो कहता है वहाँ का एरिया तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम त्यांतन के हस्बैंड हो ना? त्यांतन हमारे कॉलेज की स्कूल ब्यूटी थी और तुम इस बेचारे को ऐसे घटिया जगह पे रख रहे हो। मिस्टर हुओचन के बोलने से पहले त्यांतन उसका हाथ पकड़ कहती है वो मेरा घर है और मैं वहाँ पे खुश रहती हूँ। टैंग हैरान तुम्हारा घर? मतलब तुम्हारे हस्बैंड के पास घर भी नहीं है? मतलब शादी के बाद तुम्हें इससे कुछ नहीं मिला? त्यांतन कहती पैसों के कंपैरिजन में मैं लड़के की हाइट और एब्स देखती हूँ। वैंग हंस पड़ता है क्योंकि टैंग की उसने बेइज्जती कर दी थी। टैंग कहता अगर मेरी शादी हुई होती ना तो मैं तो अपनी वाइफ को 2-3 लाख गिफ्ट में देता और एक अच्छा बड़ा घर भी। तो वैंग को तो हंसी आ जाती है और सोचता है इसे पता नहीं है शहर के रिचेस्ट आदमी के सामने खड़ा है। त्यांतन कहती है अब हमें जाना चाहिए। तो टैंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अपना नंबर दे दो। तो वैंग कहता है कोई जरूरत नहीं है, हम भी कार से आए हैं। वो आगे वाली नहीं वो पीछे वाली। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर हुओचन उसे क्रेडिट कार्ड देने लगा था कि ये मेरी सारी सेविंग्स हैं, इसमें 1 मिलियन है। टैंग ने सही कहा हमारी शादी हो गई पर मैंने तुम्हें अभी तक गिफ्ट नहीं दिया, तो तुम इससे अपनी पसंद का घर खरीद लेना। वो हैरान थी तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो कहता है मैं बहुत टाइम से सेव कर रहा हूँ ना। वो लेने से मना कर रही थी बट वो फिर भी पकड़ा देता है। देन उसके क्लोज आने लगा था। वो पीछे होते सोफे पे गिर जाती है तो वो भी उसके ऊपर होकर उसे किस करने लग जाता है बट वो उसे पीछे कर कहती है मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो कहता ठीक है मैं फोर्स नहीं करूंगा। तो वहाँ से भागाती है। सोचती है अगर मैं ऐसी भागती रहूंगी क्या उसे बुरा लगेगा। फिर झांक के देखती है मिस्टर हुओचन ग्रैंडमा से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। ग्रैंडमा त्यांतन से बात करने कहती है तो कहता है वो तो अपने बेडरूम में चली गई। ग्रैंडमा हैरान तुम दोनों अलग अलग रूम में सोते हो, शादी को इतना टाइम हो गया, क्या तुमने अभी तक वेडिंग नाइट सेलिब्रेट नहीं की? नहीं ऐसा तो नहीं हुओचन तुम उसमें अच्छे ना हो, मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलवाऊंगी। वो कहता ग्रैंडमा आप क्या बोल रही हो? ग्रैंडमा कहती चुपचाप इस शहर में आ जाना, मैं तुम्हारा चेकअप करवाऊंगी। बट वो फोन कट कर देता है। त्यांतन ने उनकी बातें सुन ली थी और सोचती है इसका मतलब मिस्टर हुओचन अच्छा नहीं है उसमें। फिर मॉर्निंग में उसे बताता है कि मैं अपनी ग्रैंडमा के शहर जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में वापस आऊंगा। क्या हुआ तुम्हें? जो बात है क्लियरली बोल दो। वो कहती है तुम्हें अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आजकल तो मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। और सोचती है इस बेचारे को लगता है बहुत बुरा लगता होगा, अगर ये उसमें अच्छा नहीं होगा ना मैं तब भी इसे एक्सेप्ट कर लूंगी। और कहती है कभी कभी लोगों में थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को दिखा देना। वो कहता क्या तुम मेरी बात कर रही हो? मुझे कौन सी प्रॉब्लम है? तो सोचती है कैसे बता दूं कि इससे कुछ नहीं होता। और कहती है तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती है सिर्फ तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते टाइम शर्माना मत। जबकि मिस्टर हुओचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर मिस्टर सू यानी त्यांतन के डैड हू ग्रुप में जाने की कोशिश कर रहे थे पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक रहा होता है। बट वो त्यांतन को हो ग्रुप में जाते देख लेते हैं। त्यांतन की मॉम से कॉल कर कहती है सोचा नहीं तो तुम्हें हो ग्रुप में जॉब मिल जाएगी। त्यांतन कहती है आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, बार बार मुझे कॉल करके परेशान क्यों करते हो? तो डैड मॉम से कहते हैं उसे बोलो मेरी बर्थडे पार्टी में आए। तो त्यांतन मिस्टर हुओचन को बता रही थी कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं अपने डैड की पार्टी में जा रही हूँ। मॉम त्यांतन को बोल रही थी कि तुम प्रेसिडेंट हुओ को बोलकर अपने डैड से डील करवा दो ताकि हमारी सू फैमिली का प्रॉफिट बढ़ जाए। त्यांतन कहती पर मॉम आपने तो कहा था फैमिली बिजनेस लड़कों पे डिपेंड करता है और मेरे जैसी लड़की सिर्फ घर के कामों के लिए बनी है, तो मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ? और मना करके चली जाती है। त्यांतन अपना मजे से खा रही थी तभी आंटी आकर कहती है सुना तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारा हस्बैंड बड़ा पुअर वर्कर है। इतने में योरू आ जाती है और कहती है मेरे साथ चल, डैड को हेलो बोल, हमेशा खाती भरती रहती है, चाओ के फैमिली वाले भी यहाँ पे आए हैं, हमारी इंसल्ट मत करा देना। त्यांतन कहती है सू फैमिली की इज्जत तो सू फैमिली की बड़ी बेटी यानी तुम पे डिपेंड है ना, आखिर तुम ही मॉम डैड की आंखों का तारा जो हो। योरू और वो आंटी कहती है तेरा हस्बैंड नहीं आया यहाँ पे? त्यांतन कहती है वो बिजी है। तो आंटी कहती है पक्का वो डर्टी काम करता हो, इस वजह से पार्टी में आने की हिम्मत नहीं हुई होगी उसकी। योरू कहती है बोल तो ऐसे रही कि वो बिजी है जैसे उसके $multi-billion के प्रोजेक्ट चल रहे हो। फिर आंटी योरू की तारीफ करने लग जाती है कि इसकी तो कितनी अच्छी फैमिली में शादी हो रही है और इसकी वेडिंग रिंग भी कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और त्यांतन एक तुम अपनी रिंग देखो इतनी बड़ी है, पक्का ये फेक ही होगी, भला एक वर्कर एक्सपेंसिव रिंग खरीद भी कैसे सकता है? त्यांतन कहती है आंटी मैंने सुना तुम्हारे हस्बैंड साल के थाउजेंड्स कमाते हैं, तुम्हारी शादी को तो इतने साल हो गए, अभी तक तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए रिंग भी खरीद कर नहीं दी, क्यों ना मैं आपको किसी रिच आदमी से मिलवाऊं? आंटी कहती बड़ों से ऐसे बात करेगी? त्यांतन कहती मैं तो मजे से अपना खा ही रही थी, तुम ही लोग मुझे बीच में डिस्टर्ब करने आए। फिर योरू को एक लड़का अपने पास बुलाता है तो योरू कहती है मेरी सिस्टर की ऑलरेडी शादी हो गई, तुम कोई और ढूंढ लो। तो लड़का कहता है फिर क्या होगा, शादी हो गई, मैं कौन सा उसे छोड़ने वाला हूँ। वैंग कहता ब्रो तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, सिस्टर लॉ को जो पता चलेगा तुम उससे जल्दी मिलने जा रहे हो उसे सरप्राइज देने के लिए, तो वो तो बड़ा खुश होगी। झेंग योरू की मॉम से कहता है तुम अपनी सेकंड बेटी की शादी मुझसे करा दो। तो मॉम सोचती है सुना इस झेंग के 2 बार डाइवोर्स हो चुके हैं बट इसकी फैमिली बहुत पावरफुल है, अगर त्यांतन की इससे शादी करा दूं तो हमारी सू फैमिली का बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा। और झेंग से कहती है उस त्यांतन ने पुअर लड़के शादी कर ली है
और अब तो वो मेरी बात में नहीं सुनती है। झेंग कहता है मुझे उसकी शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मॉम बड़ा खुश होती है। यूरो सोचती है ये झेंग एक नंबर का प्ले बॉय है, अगर त्यांतन की इससे शादी हो गई तो उसकी लाइफ हेल बन जाएगी। त्यांतन जैसे वहाँ से जाने लगी थी तो वो केक लेके आते हैं और त्यांतन कट करने कहते हैं। त्यांतन हैरान थी ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि बर्थडे पार्टी तो डैड की है। तो मॉम कहती है ये तुम्हारे हस्बैंड ने गिफ्ट भेजा है। तो त्यांतन को लगता है कि हस्बैंड यानी होचन ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है ताकि मुझे सरप्राइज दे सके। मॉम कहती है आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे पार्टी है पर मुझे एक और अनाउंसमेंट करनी है। मेरी सेकंड बेटी की शादी हो गई है तो हम वेडिंग अनाउंस करने वाले हैं। त्यांतन तो एकदम हैरान थी मॉम को अचानक से क्या हो गया और शादी की अनाउंसमेंट करने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। आंटी कहती है इस मॉम का दिमाग पकला गया है क्या, पूरे लड़के शादी हुई है तब भी ऐसे शो ऑफ कर रही है। तो सारे गेस्ट पूछने लग जाते हैं आखिर त्यांतन की शादी हुई किससे है, हमें भी तो जानना है। तो मॉम कहती त्यांतन का न्यू हस्बैंड झेंग है। त्यांतन कहती मॉम आप पगला गई हो क्या। मॉम कहती तुझे वैसे भी उस पुअर बॉय के लिए फीलिंग्स नहीं है, डाइवोर्स देने में अभी लेट नहीं हुआ है, ये झेंग ने डायमंड रिंग दी है जल्दी से ले ले। बट वो रिंग गिरा देती है और सोचती है कैसी मॉम है, पैसों के लिए बेटी का सौदा कर रही है। मॉम फिर भी बार बार बोले जा रही थी तो कहती बस करो मैं शादीशुदा हूँ और मेरा हस्बैंड झेंग नहीं है, मेरी मॉम बुढ़ी है ना इसलिए पगला गई है। झेंग कहता है सॉरी एवरीवन, मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा हो गई ना इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है और उसे फ्लावर बुके देने लगता है। वाइफ गुस्सा मत करो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। त्यांतन सोचती है कितना बेशर्म है, इतने लोगों के सामने झूठ बोल रहा है। लोग कहते हैं अपने हस्बैंड से छोटी सी फाइट हुई है, तुम तो उसे पहचानने से भी मना कर रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखो सही झेंग तुम्हें कितना कुछ दे रहा है, फ्लावर बुके, केक और वेडिंग रिंग भी दे रहा है। झेंग उसे पकड़ने लग जाता है वाइफ मुझे माफ कर दो, बट वो खुद को छुड़ा लेती है। वहाँ पर मिस्टर वोचन की एंट्री होती है और कहता है तुम होते कौन ऐसे वाइफ बोलने वाले। त्यांतन हस्बैंड बोल के जाने लगी थी, झेंग उसे रोकता है तो वो उसे लात मार के चली जाती है और भागकर जाकर मिस्टर वोचन को हक कर लेती है और फिर सबको बताती है कि ये मेरा हस्बैंड मिस्टर वोचन है और हम दोनों लीगल कपल हैं, झेंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मॉम कहती है आखिर इस पुअर लड़के में ऐसा क्या है जो तू रिच झेंग से शादी करने से ठुकरा रही है। त्यांतन मिस्टर वोचन के साथ जाने लगी थी तो झेंग को गुस्सा चाहता है, ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे मैं ना पा सकूं, तो मैं उससे बदला लूंगा। अगर तुम सू फैमिली वाले उसे मेरे बेड तक नहीं लेके आ पाए तो मैं तुम्हारी सू फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तो मॉम भागकर जाकर उसका रास्ता घेर लेती है। अब झेंग तुम्हें भाव दे रहा है तो ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चलो मेरे साथ। त्यांतन कहती है अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तुम जाके झेंग से शादी कर लो, मुझे तो नहीं करनी। मिस्टर वोचन कहता है आंटी त्यांतन मेरी वाइफ है और तुम मेरे सामने इसकी किसी और से शादी कराने की बात कर रही हो, तुम्हारा भेजा फ्राई हो गया है क्या। मॉम कहती है तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले, इतने पुअर हो, मैं तो अपनी बेटी के रिच लड़के से शादी कराऊंगी, तुम्हारा झेंग से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मिस्टर वोचन कहता है हाँ क्योंकि वो मेरे से कंपैरिजन करने के लायक भी नहीं है। इतने वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लाइन लगा कर आते हैं और उनके साथ वैंग भी आया था। सारे बॉडीगार्ड्स उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। वैंग पूछता है सिस्टर इन लॉ तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर वोचन कहता है तुम त्यांतन की मॉम हो इसलिए बख्श रहा हूँ, पर अगर तुम फिर भी इसके झेंग से शादी कराने की बात करोगी फिर मैं रूड बिहेव करूंगा, बाद में मत बोलना। झेंग कहता है इन्हें जाने नहीं देंगे। तो वैंग कहता है अगर तू रास्ते से नहीं हटा ना कपड़े मार मार के तेरा थोपड़ा लाल कर दूंगा और तेरे नूडल जैसे बालों पे सॉस लगा दूंगा। और उसके कहने पे सारे बॉडीगार्ड्स आकर उनको मारने लगते हैं। फिर त्यांतन जाते हुए उससे पूछती है वो लोग कौन थे। मिस्टर वोचन कहता है वैंग ने उन्हें हायर किया था। वैंग कहता है हाँ सिस्टर लॉ मैंने उन लोगों को ढूंढा था, वो बॉडीगार्ड लोग मेरे दोस्त हैं। त्यांतन कहते बहुत पैसे खर्च हुए होंगे, लाओ मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूं। बट वैंग बहाना मार के वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर वोचन वैंग को जाकर कहता है झेंग फैमिली को बैंकरप्ट कर दो, वो लोग अपने पैसे की अकड़ दिखा रहे हैं तो मैं भी दिखाता हूँ पैसा और पावर क्या कर सकता है। इधर बॉडीगार्ड्स ने झेंग का मार मार के कचूमर बना दिया था जिसकी वजह से वो पूरा पट्टियों में लिपटा हुआ था। तो झेंग का डैड चिल्ला रहा होता है किसने मेरे बेटे का हाल किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी मॉम चिल्लाती है मेरे बेटे के दुश्मन को छोड़ना मत, और उसके डैड को फोन आता है तो बताता है कि तुम्हारे बेटे की गलती है, ये किसी दिन हमें सड़क पे लाके छोड़ेगा। त्यांतन सैड बैठी थी और उसे हक करके आती है झेंग को बहुत बुरी तरह से पीट दिया गया, मुझे डर लग रहा है कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब तभी वो उसे ऑनलाइन दिखाता है कि झेंग ने अपनी कंपनी में बहुत घोटाले किए हैं जिसकी वजह से वो लोग बैंकरप्ट हो गए। तो कहती है अच्छा तभी तो वो लोग इतना बन के दिखाते हैं, पीठ पीछे इतने गंदे कांड करते हैं। वो कहते चिंता मत करो, उन्हें पुलिस से पनिश करेगी। तो कहती है मैं तो बड़ी लकी निकली। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है और बताता है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। वो पूछती है कब। तो कहता है कल। तो कहती है पहले क्यों नहीं बताया, मैंने कुछ गिफ्ट्स भी नहीं खरीदे। तो कहता है चिंता मत करो, तुम ही उनके लिए बेस्ट गिफ्ट हो। नेक्स्ट दिन में मॉम डैड को बोल रहा था कि आपके कपड़े बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं, चेंज कर लेना इनको। मॉम डैड कहते हैं हमने घर के सबसे चीपेस्ट कपड़े पहने हैं। कहता है मैं आपको स्ट्रीट में से कपड़े दिलवा दूंगा। मॉम कहती है मैंने तो स्ट्रीट वाले कपड़े आज तक नहीं पहने। मिस्टर वोचन कहता है मॉम आपको अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना है नहीं। मॉम कहती ठीक है मैं पहन लूंगी, हम त्यांतन के लिए गिफ्ट्स भी लेके आए हैं। वो कहते हैं ये रख दो। मॉम कहती है पेरिस शो का न्यू नेकलेस है और ये साउथ अफ्रीका का रेड डायमंड, तुम मुझे इसे फेंकने को बोल रहे हो। मिस्टर वोचन कहता है हम त्यांतन को इसे बिल्कुल नहीं दे सकते, वो एक डिजाइनर है और वो इन फेमस ब्रांड्स को अच्छे से जानती होगी, उसे बुद्धू नहीं बना सकते। तो मॉम इसलिए वो कार में रख देती हैं। फिर मिस्टर वोचन मॉम डैड का भेस बदलवा के उन्हें घर पे लेके आता है। मॉम कहती है मेरी बेटी की तो पसंद बहुत अच्छी है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की मिली है।
वो कहती है मॉम डैड आप बैठिए, मैं टी बना के लाती हूँ। तो मॉम मिस्टर हुचन को घूरती है, खड़ा क्या कर रहा है, जाके टी बना के लेके आ। डैड भी किचन में जाने लगे थे बट वो रोक के खुद किचन में जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे हैं, मुझे वो बहुत पसंद आए, मेरे पेरेंट्स से तो कई गुना बेटर है। तो वो उसका हाथ पकड़ कहता है मेरे पेरेंट्स भी अब से तुम्हारे पेरेंट्स हैं। फिर वो उनसे कहती है आप कब तक इस शहर में रुकने वाले हो, मैं आपको घुमाने ले चलूंगी। तो वो कहते हैं हम कल ही जाने वाले हैं, हम तो बस तुमसे मिलने आए थे। इस नालायक ने शादी का बताया भी नहीं, अगर इसने परेशान किया ना तो हमें बताना। वो कहती नहीं नहीं तो बहुत अच्छा है। फिर मॉम डैड उसे क्रेडिट कार्ड देने लगते हैं कि ये हमारी सेविंग है, अगर तुम्हें आगे फ्यूचर में घर लेना हो या कुछ बड़ा करना हो तो इससे ले सकते हो। त्यांतन लेने से मना कर रही थी बट मॉम दे रही होती है, छोटा सा गिफ्ट है रख लो। मिस्टर हुचन धीरे से डैड से पूछता है कितने पैसे इसमें। डैड बताता है 2 लाख। इसलिए वो त्यांतन को रखने को बोल देता है। फिर त्यांतन पॉलिथीन उठा के लाती है और मॉम डैड को बॉक्सेस देने लगी थी, आपको कौन सा वाला फ्लेवर खाना है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो स्नैक्स दे रही है बट वो सब देखते कुछ और ही है। तो सब हैरान होते हैं जबकि त्यांतन को कुछ पता नहीं चल रहा था। मॉम डैड से कहती है हम होटल में चलते हैं, यहाँ इन दोनों को परेशान नहीं करना चाहिए। त्यांतन कहती मॉम डैड आप कहाँ जा रहे हो, पहले कैंडी तो खा लो। बट फिर वो जो बॉक्स पे देखती है तो हैरान कि मॉम डैड ऐसा नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मॉम डैड कहते कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल है। और मिस्टर हुचन बैठा हंस रहा होता है, कहती है मैं जानबूझ के नहीं लेके आई, गलती से कैंडी समझ के खरीद लिए। बट वो सब करके अपने क्लोज कर लेता है और कहता है जब खरीद लिए हैं तो यूज भी कर लेते हैं। तो कहती है तुम क्या करने की बात कर रहे हो। बट वो उसे किस करने लग जाता है तो वो भी उसे गले में हाथ डाल के किस करने लगी थी। तो कहता है तुम एक जगह पे लेके चलता हूँ और उसकी आइस कवर करके उसे बेडरूम में लेके आता है जहाँ पर बेड फ्लावर से डेकोरेट था। तो कहता बताओ तुम्हें कैसा लगा। फिर वो उसे गोद में उठा के बेड पे बैठाता है, देन उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगा था। तो त्यांतन भी उसे किस करने लग जाती है। वो जैसे किसिंग करते हुए उसके कपड़े हटाने लगा था तो कहती है पर तुमसे तो वो सब होता नहीं है। कहता मुझसे नहीं होता, तुम्हें किसने कहा। कहती है मैंने तुम्हें ग्रैंडमा से बात करते हुए सुन लिया था, क्या तुमने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लिया, क्या अब तुम ठीक हो। वो कहता है ग्रैंडमा की बातों पे विश्वास मत करो और मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता ये तुम्हें ट्राई करके पता चलेगा ना। और उसे किस करने लग जाता है। वो भी उसे किस कर रही थी तभी वो अपनी टी शर्ट निकाल देता है और वो दोनों रोमांस करने लगे थे। फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में सो रही थी तो उसे उठाता है तो पूछता क्या हुआ, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा, बता दो कहीं तुम्हें एक दिन की छुट्टी लेनी हो। वो कहती नहीं नहीं मुझे काम करते हुए थोड़े दिन ही तो हुए हैं, मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ, मेरे कलीग्स क्या बोलेंगे। तो कहता उनसे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमारा वेडिंग वेंकट है, तुम क्या घर पे मुझे अकेला छोड़ के जाओगी। वो कहती है मैं अभी न्यू कमर हूँ, मुझे काम पे जाने होगा। बट वो कॉल कर कहता है कंपनी की 2 दिन के लिए छुट्टी कर दो। मॉम डैड से कहती हैं हमें अभी शहर से जाना पड़ रहा है, अगर वो नालायक ने मेरी डॉटर इन लॉ को अपनी आइडेंटिटी बता दी होती तो हम थोड़े दिन और रुक जाते। डैड की चिंता मत करो, जब वो कन्फेस कर देगा ना उसको तब हमें बहुत मौके मिलेंगे त्यांतन से मिलने के। त्यांतन कहती जल्दी चलो मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। बट मिस्टर हुचन मुंह बना रहा था ये असिस्टेंट इतना स्लो काम क्यों करता है। तभी त्यांतन को मैसेज आता है कंपनी की छुट्टी है। तो खुश हो कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता देखा आप गॉड भी चाहते हैं कि हम दोनों कपल टाइम एंजॉय करें। पर तभी उसकी नजर मॉम डैड पे चलती है जो बॉडीगार्ड्स के साथ जा रहे थे। इससे पहले त्यांतन उधर देखती वो जल्दी से उसका फेस टर्न कर लेता है। वो कहती है मुझे पेरेंट्स लगे वो। तो कहता नहीं नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, मेरे पेरेंट्स तो ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं, वो भला यहाँ के कर रहे होंगे, उन लोगों ने तो लग्जरी कपड़े पहन रखे थे और बॉडीगार्ड्स के साथ थे। वो कहती है बट पीछे से सेम वैसे लगे थे। तो कहता है पीछे से तो बहुत लोग सेम होते हैं, वैसे अब हमारे पास पैसे हैं तो क्यों ना हम अच्छा घर खरीद लें। और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। सी आजकल पूछती है आपको कैसा घर चाहिए। त्यांतन कहती है 3 रूम वाला। मिस्टर हुचन कहता है एक हमारा मेन बेडरूम, एक बेबी का और एक नैनी का। तो कहती है नैनी कौन रख रहा है। वो कहता है फिर 2 बेबी कैसे रहेंगे। तो वो शर्माने लगती है। मिस्टर हुचन कहता है हमें 5 बेडरूम वाला घर चाहिए। त्यांतन हैरान और कहती है इतने पैसों को हम बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। तो कहते चिंता मत करो मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं। तो कहती है वो घर तुम्हारे और मॉम डैड की सेविंग से है, तो घर के सारे खर्चे और घर को सपोर्ट मैं करूंगी। पर जैसे त्यांतन उधर जाती है मिस्टर हुचन सेल्स गर्ल को अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के देता है कि घर मेरी वाइफ के नाम पे कर देना और मेरी वाइफ से बोलना सिर्फ 30% पेमेंट हुई ओनली। त्यांतन खुश होती है हमने इतने कम पैसों में इतना बड़ा घर खरीद लिया। वो कहता मैंने पहले सोच रखा था तुमसे शादी करने के बाद तुम्हें ऐसी जगह पे थोड़ी ना रखूंगा। वो कहती वैसे इस जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑर्डिनरी कपल हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर हुचन सोच रहा था इनफैक्ट उसकी मॉम ने कहा था कि तुम कब अपनी आइडेंटिटी उसे रिवील करोगे, तुम हमेशा के लिए तो नहीं छुपा के रख सकते, क्योंकि अगर उसे बाद में तुम्हारी आइडेंटिटी पता चलेगी तो उसे बहुत दुख होगा और तुम कब तक ऐसे करते रहोगे। तुम्हारी शादी हो गई, आगे जाके बेबीज होंगे, बेबीज को अच्छी एजुकेशन भी तो देनी है, उसके लिए अच्छे स्कूल में डालना पड़ेगा, हर बार उससे झूठ थोड़ी ना बोलोगे। वो कहता सही कहा मॉम, मैं उसे सच बताने का मौका ढूंढूंगा। और कहता है वाइफ क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है तुम्हारा हस्बैंड शहर का सबसे रिचेस्ट आदमी हो सकता है। तो कहती नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, अगर पैसों की बात होती तो मैं शाह से शादी करती ना, पर मुझे पैसों से ज्यादा इंसान की कदर है, मेरे लिए मनी मैटर नहीं करती और वैसे भी हम दोनों मिलके कमाएंगे तो हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो वो उसे हक कर लेता है सही कहा तुमने और सोचता है मैं कोई और मौके पे इसे बता दूंगा। वैंग कहता ब्रो तुम सच में सिस्टर इन लॉ को कन्फेस करना चाहते हो, तो जल्दी बताओ ना, वैसे भी मैं सस्ते से कपड़े नहीं पहनना चाहता और इसमें बहुत अनकंफर्टेबल होता है और मुझे वो बेकार सी गाड़ी चलानी पड़ती है कि कहीं मुझे सिस्टर इन लॉ ने देख ले। मिस्टर हुचन कहता मुझे बस एक ही डर है कहीं वो मुझे एक्सेप्ट ना करे, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा कि वो एक्सेप्ट कर सके। फैंग कहता ब्रो तुम मजाक कर रहे हो क्या, कौन एक्सेप्ट करेगा कि एक पुअर बॉय अचानक से शहर का रिचेस्ट आदमी बन गया।
जहाँ तक मुझे लगता है सिस्टर इन लॉ को लगेगा तुम मुझसे जानबूझ के टेस्ट कर रहे थे कि कहीं वो तुम्हारे पैसों के पीछे तो नहीं। तो कितने सैड होगी। ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें एक घटिया आइडिया दिया था, तभी तुम ऐसे सिचुएशन में फंस गए। क्यों ना मैं जाकर सिस्टर इन लॉ से माफी मांगू। मिस्टर होचन कहता मैं उसके साथ हूँ, तुम नहीं, तो तुम्हारी माफी से क्या हो जाना है। और वैसे भी अगर मैं पुअर ना होता तो वो मुझे चांस भी नहीं देती। बैंक कहता बात तो सही है, अगर तुम सू फैमिली में प्रेसिडेंट बन के जाते तो वो योरू खुद ही तुमसे शादी कर लेती और सिस्टर इन लॉ की सू फैमिली में लाइफ बेकार ही चलती पहले की तरह। डायरेक्टर आगे बताती है कि कंपटीशन होने वाला है और जीतने वाले को 1 लाख मिलेंगे। तो त्यांतन भी फॉर्म फिल कर देती है, पर जैसे उठ के जाती है दूसरी एम्प्लॉयर उसके फॉर्म में गड़बड़ कर देती है कि एक न्यू कमर हमसे कम्पीट करेगी। फिर त्यांतन घर पे डिजाइन बना रही थी, वो कहता वाइफ तुम इतनी लेट तक काम कर रही हो, अब सोने का टाइम हो गया है। तो बताती है कि मैंने डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर मुझे प्राइज मिल गया तो मैं तुम्हें सेकंड हैंड कार दिला दूंगी। वो कहता मेरी वाइफ कितनी अच्छी है और सोचता है इसे कैसे कन्फेस करूं। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर आकर त्यांतन को डांटती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही थी पर तुमने कितने घटिया डिजाइन भेजे हैं। त्यांतन कहती है मेरे नहीं है और एम्प्लॉय से पूछती है किसने छेड़खानी की है ये, बट वो सब तो उल्टा उसे सुनाने लगी थी कि जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले, वैसे भी न्यू कमर आकर हम पुराने डिजाइनर से कम्पीट करेगी। बट फिर उसके जाते कहते अगर उसने सच में सीसीटीवी चेक कर लिए हम तो गए काम से। पर त्यांतन जाकर असिस्टेंट से कहती है क्या मैं सीसीटीवी चेक कर सकती हूँ। असिस्टेंट कहता हाँ ऑफ कोर्स। सोचता है लगता है मैडम बहुत रोई हैं, अगर प्रेसिडेंट को पता चला मेरी तो बैंड बजा देंगे। और फिर भागकर अगर मिस्टर होचन बताता है आपकी वाइफ को बुली किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में जिस लड़की ने गड़बड़ की थी वो पकड़ी जाती है। वो लड़की कहती है मुझे फंसा रही है, बट तभी असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड्स को ले आता है और उसे जॉब से फायर कर दिया जाता है। फिर डायरेक्टर आकर त्यांतन से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा और पूछती है तुम्हारा ऊपर वालों से क्या रिलेशन है। त्यांतन कंफ्यूज थी क्या मतलब। डायरेक्टर कहती कुछ नहीं और सोचती है मुझे ग्रुप में काम करते इतना टाइम हो गया पर इस लड़की के लिए तो पूरी कंपनी में उथल पुथल मच गई थी। फिर त्यांतन मिस्टर होचन को बताती है कि आज मैं कंपनी में बहुत अच्छे इंसान से मिली, प्रेसिडेंट का असिस्टेंट, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया था तो उसने आके मुझे निर्दोष प्रूव किया और मेरी हेल्प की। बट मिस्टर होचन को बुरा लग रहा था कि वो प्रेसिडेंट की तारीफ कर रही है उसकी नहीं कर रही। और असिस्टेंट को मैसेज करता है कल से तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरी ब्रांच में काम करना। वो मुंह फुला के बैठा था तो उसे मनाने लग जाती है कि मैं तो बस उसकी थैंकफुल हूँ कि उसने मेरी हेल्प की, पर मैं प्यार तो सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड से करती हूँ, इसलिए वो बाद में ब्लश कर रहा था। योरू अपने बॉयफ्रेंड शाओ के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है, तब वहाँ पर उसे त्यांतन मिलती है तो वो जानबूझ के उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगी थी और कहती है डैड की बर्थडे पार्टी के लिए सॉरी, हमें भी नहीं पता था कि वो झेंग बुरा इंसान है, अच्छा वो बैंकरप्ट हो गया। और कहती है तुम घर चलो, मैं डैड को मना लूंगी कि वो तुम्हें कंपनी के 10% शेयर्स दे देंगे। पर त्यांतन मना करके चली जाती है। योरू गुस्सा रहता है और वहाँ शॉप का ओनर कोई और नहीं तैंग होता है तो वो सिजा कर कहती है कि त्यांतन का हस्बैंड तो पुअर है, अगर तुम उसका डाइवोर्स करवा दो तो तुम्हें चांस मिल सकता है। त्यांतन को अपने डिजाइन तैयार करने के लिए फैब्रिक की जरूरत थी और वो शॉप पे कॉल करके पूछती है, बट वो बताते हैं कि सॉरी वैसा में फैब्रिक अवेलेबल नहीं है। तो कहती है अब मैं करूंगी क्योंकि अगर फैब्रिक नहीं मिला मैं डिजाइन कैसे बनाऊंगी, ऐसे तो मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले ही हार जाऊंगी। पर तैंग ने पहले तो बोला था फैब्रिक अवेलेबल है। मिस्टर होचन कहता है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, अभी बेड पे सोने चलते हैं उसके बाद उसको देख लेंगे। उसे पूरी को उठा के अपनी बाहों में ले लिया था, देन प्यार से बेड पे लिटा देता है और कहता है चिंता मत करो मैं हूँ ना, तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हें कंप्लीट मिलेगा। और उसके फोरहेड पे किस करके गुड नाइट बोल के बाहर आ जाता है। देन वो बाहर आके किसी को मैसेज करता है। त्यांतन फिर तैंग के पास आती है और कहती है अगर तुम्हारे पास फैब्रिक नहीं था तो तुमने पहले मना क्यों नहीं किया, तब तो तुमने बोला था कि मिल जाएगा। मिस्टर होचन कहता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें फैब्रिक देने पड़ेगा वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और तुम्हें डबल कंपनसेशन करना पड़ेगा। तो तैंग भी गुस्से में आके डबल अमाउंट पे कर देता है और सोचता है मैंने रियल में फैब्रिक छुपा रखा है, मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। देन तभी तैंग का एम्प्लॉय को बताता है कि हमारे जिस कार्गो शिप में रॉ मटेरियल आ रहा था वो कहीं मिल नहीं रही है। तैंग तुम हैरान थे कैसे हो सकता है, हमें पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। बट तभी वहाँ पर वैंग रॉ मटेरियल लेके आता है तो त्यांतन खुश होती है और कहती है ये वाला फैब्रिक मुझे चाहिए था। तैंग कहता है ये तो हमारा फैब्रिक है। त्यांतन कहती है हस्बैंड मुझे फैब्रिक चाहिए था पर क्या तुमने चुराया, ये अच्छी बात नहीं है। वो कहते चिंता मत करो, मेरे ग्रैंडपा का फैब्रिक का बिजनेस है, मैंने बाहर के सप्लायर से ये फैब्रिक मंगवाया है। तभी वैंग अगर कहता है सिस्टर इन लॉ ये फैब्रिक बिल्कुल लीगल तरीके से लिया गया है, चाहे चेकिंग कर लेना। और सोचता है बॉस ने ये फैब्रिक प्राइवेट जेट से मंगवाया है। त्यांतन देखने चली जाती है। तैंग कहता तुम लोगों ने मेरा फैब्रिक चुराया है। वैंग कहता तेरे पास क्या प्रूफ है। मिस्टर होचन कहता तुमने मेरी वाइफ को बुली किया था ना, यही तेरी सजा है। तो तैंग कहता ये तेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं त्यांतन से शादी करना चाहता था, तुम्हारे जैसा पुअर उसका लायक नहीं है। वैंग कहता तू पुअर किसे बोल रहा है। और देन फिर उसे अपनी वॉच दिखाता है तो तैंग के तो होश ही उड़ गए थे, ये लिमिटेड एडिशन की वॉच इसके पास क्या कर रही है। और कहता पक्का फेक होगी। वैंग कहता तू खुद अफोर्ड नहीं कर सकता ना इसलिए फेक बोल रहा है। और पता है मिस्टर होचन है कौन, तो पूछता है कौन है, तो बताता है कि सिस्टर इन लॉ वो ग्रुप में काम करती है और मेरे ब्रो का सरनेम वो है। तो तैंग की तो फटके चार हो गई थी। और फिर पूछता है फिर तुम इतने पूरी लाइफ क्यों जी रहे हो, क्योंकि अगर त्यांतन को पता चला तब तुम क्या करोगे। और बाकी लोगों को जो पता चलेगा शहर का सबसे रिचेस्ट आदमी एक लड़की के लिए पुअर बनने का प्रिटेंड कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, तो फिर तो तुम इससे अच्छे हस्बैंड साबित नहीं हो पाओगे। त्यांतन को लगेगा तुम जैसे अमीर लोग उसके साथ खेल रहे हो कि कहीं वो तुम्हारे पैसों के पीछे तो नहीं है।
चाहिए। मिस्टर होचन कहता तू अपनी जबान पे लगाम लगा। इतने में तैंतन आ जाती है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? और तैंग से कहती है हमें फैब्रिक मिल गया है, तो मेरे हस्बैंड पे झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। तैंग कहता भला मैं क्या ही कर लूंगा, तुम्हारा हस्बैंड है ही इतना पावरफुल, इसके लिए तो हर चीज करना बहुत आसान है। तैंतन पूछती क्या मतलब? तो कहता है पता तुम्हारा हस्बैंड है कौन? इससे पहले वो कुछ बोलता है, वैंग उसका मुंह बंद कर देता है। सिस्टर लॉ मुझे से जरूरी बात करनी है और उसे पकड़ के ले जाता है। तैंतन पूछती उसके कहने का क्या मतलब था? तो कहता है यही कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और उसे पकड़ के ले जाता है। वैंग कहता है अब जब तुझे आइडेंटिटी पता चली गई है तो अपना मुंह बंद रखना। तुझे तो पता ही होगा पिछले वाले झैंग का क्या हाल हुआ था, उसकी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई और तेरी तो बस छोटी मोटी 2-3 शॉप ही हैं, तेरा तो क्या ही हाल होगा। इसलिए तैंग की बोलती बंद हो जाती है। त्यान डिजाइन बना रही थी, उसके हाथ में सुई चुप जाती है तो मिस्टर होचन आकर उसकी केयर करने लग जाता है और उसकी फिंगर अपने मुंह में डाल लेता है और पूछता है क्या हुआ? तो कहती है सच बताना क्या तुमने तैंग का फैब्रिक छुपाया है? तो कहता है चिंता मत करो, उसका फैब्रिक उसकी बोट के नीचे है। और सोचता है समुद्र में फेंकना ही बोट के नीचे हुआ? तो कहती है मैं फालतू में इतनी चिंता कर रही थी। तो वो उसे गोद में उठा लेता है तो वो हैरान पूछती है ये क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। वो कहता बहुत रात हो गई, चलो सोने चलते हैं, और उसे उठा के ले जाता है। कंपटीशन के लिए 3 डिजाइनर सिलेक्ट हुए थे जिसमें त्यान भी सिलेक्ट हो गई थी, इसलिए वो बहुत खुश होती है। डायरेक्टर कहते हैं अपने डिजाइन ड्राफ्ट रेडी कर लो, तुम लोग को प्रेसिडेंट से मिलवाने लेके चलना है। तो एम्प्लॉयज बातें करने लगती है, हमने सुना है प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा हॉट और हैंडसम है और यंग भी है, और वो सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं उनसे मिलने के लिए। इधर असिस्टेंट मिस्टर होचन से डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए लेके आया था। वो पूछता है कंपटीशन की प्रोसेस कैसे चल रही है। आता है कि 3 डिजाइनर्स में से आपकी वाइफ भी सिलेक्ट हुई है, तो बड़ा खुश होता है देखा मेरी वाइफ कितनी ऑसम है। असिस्टेंट कहता बॉस पर आप एक बात भूल रहे हो, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलता है और डायरेक्टर अभी उन्हें लेके आती होगी ऊपर। वो कहता मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने, मेरे कपड़े कहाँ गए सस्ते वाले, जल्दी ढूंढ के लाओ। नहीं, अगर त्यान यहाँ पर आई और उसने मुझे यहाँ पे देख लिया तो मैं उसे क्या बोलूंगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जाने लगा था। असिस्टेंट कहता बॉस आपकी मीटिंग का क्या होगा? तो कहता कैंसिल कर देना। देन वो एलिवेटर से वहाँ से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं दूसरे एलिवेटर में से त्यान और बाकी सारे एम्प्लॉयज निकलते हैं ताकि वो प्रेसिडेंट से मिल सके। और असिस्टेंट बताता है प्रेसिडेंट किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। डायरेक्टर कहते कोई बात नहीं, जब कंपटीशन जीतोगे ना तो प्रेसिडेंट के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। त्यान भाग कर आकर उसे हक लेती है और कहती है हस्बैंड, और बताती है मैं कंपटीशन के लिए पास हो गई, आज तो हम प्रेसिडेंट से मिलने वाले थे पर मिल नहीं पाए। तो कहता कोई बात नहीं, फ्यूचर में मौके मिलेंगे। फिर वो कहते जल्दी से मुझे पैकिंग करनी है, लेट नहीं होना। तो कहता मैं भी चलूंगा, मेरी वाइफ पार्टिसिपेट करेगी तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा। तो कहती हाँ सही है, वहाँ पे ग्रैंडमा होंगे उनसे मिल लेंगे हम। वो सोचता है ग्रैंडमा तो बहुत बड़े विला में रहती है, वहाँ जाके तो पक्का मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जानी है। तो कहता है अभी सिर्फ कंपटीशन पे फोकस करते हैं। वो कहती है हम वहाँ पे जाएंगे और ग्रैंडमा से मिलेंगे, उन्हें कितना बुरा लगेगा। तो कहता है मैं उन्हें समझा दूंगा। फिर वो दूसरे शहर में जाते हैं कंपटीशन के लिए, बट मिस्टर होचन को कंपनी से कॉल आया था, इसलिए वो होटल रूम में बुकिंग के लिए जाती है। पर वहाँ पर उसे योरू और शाओ मिल जाते हैं। तो कहती है ये नमूने हर जगह टपक पड़ते हैं। योरू रिसेप्शनिस्ट को इशारा करती है तो वो कहती है सॉरी मिस त्यान, आपके लिए रूम अवेलेबल नहीं है। योरू छुड़ाने लगी थी, अगर माफी मांगेगी तो शायद हम दिलवा दें। त्यान कहती है मुझे तुम जैसे नमूनों वाले सेम होटल में रहना भी नहीं है, और वहाँ से जाने लगी थी। तभी एक कार आती जिसमें से बॉडीगार्ड उसे पिकअप करने आता है। इनफैक्ट मिस्टर होचन को पता चल गया था कि होटल रूम में बुकिंग नहीं हो पाई, इसलिए उसने उसको भेजा था। और वो इस बार लग्जरी होटल में जाती है जहाँ का मैनेजर खुद उसका वेलकम कर रहा था और बताता है कि कंपनी वालों ने डिजाइनर्स के लिए खुद रूम अवेलेबल किए हैं। तो वो कॉल करके अपने हस्बैंड को बताती है। इधर मिस्टर होचन ग्रैंडमा के साथ बैठा था और वो उसे खुशी को बता रही थी कि हमें बहुत अच्छा होटल रूम मिला है। ग्रैंडमा कहती तुम उसे अपनी आइडेंटिटी कब रिवील करोगे, मैंने उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं, अब मैं बता कब दूंगी उसको। वो कहता मुझे आइडेंटिटी रिवील करनी है पर कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। ग्रैंडमा कहती मैं हेल्प करूँ? तो कहते नहीं इसे मैं देख लूंगा। और जाने लगा था तो ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है कि हमारा ऑलरेडी इतना बड़ा विला है, तभी मेरी डॉटर इन लोगों को होटल रूम में रुकना पड़ रहा है। मैं तुझे 7 दिन का टाइम देती हूँ, उसे घर पे वापस लेके आना, वरना मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। वहाँ पे जाता त्यान उसे अंदर ले आती है और बताती है कि मैं इतनी बड़ी होगी, आज तक कभी भी इतने लग्जरी रूम में नहीं रुकी हूँ। तो वो इमोशनल होकर हक कर लेता है कि मैं तुम्हें और नहीं सहने दूंगा। वो पूछते अचानक से क्या हुआ? तो कहता मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो कहती है तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे, कहीं तो मुझ पे चीट तो नहीं कर रहे? वो कहता नहीं। तो फिर वो कहती बात में करेंगे, कल कंपटीशन है तो थोड़ा चिल कर लेते हैं। और वो दोनों बाहर घूमने के लिए आते हैं तो देखते हैं दूसरे होटल वालों ने योरू और शाह को होटल रूम से बाहर निकलवा दिया है और ये काम किसी और का नहीं, मिस्टर होचन ने करवाया है। त्यान कहती सही हुआ। योरू पूछते तुम यहाँ कर रही हो? त्यान कहती है मैं तो पास वाले 7 स्टार होटल में रुकी हुई हूँ ना, हो ग्रुप का एम्प्लॉय होने का कुछ तो फायदे हैं, वो भी बिना पैसों के। तो शाह कहता है हमें भी बिना पैसों के रुकना है। मैनेजर कहता है तुम क्या हो ग्रुप के एम्प्लॉय हो? तो वो गुस्से से वहां से चले जाते हैं। जब वो सो रही थी तो कहता है दिन गुजरते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं ही हो ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। फिर नेक्स्ट डे तीनों डिजाइनर्स कंपटीशन के लिए आती हैं, पर तभी वहाँ पर शाह आ जाता और कहता है तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए उस पुअर लड़के से शादी की है ना, पर अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओगी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा।
त्यानतन कहती है तेरा दिमाग खराब है तो हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा। तुझे क्या लगता है दुनिया की सारी लड़की तेरे नमूने के पीछे पड़ी है? और जाने लगी थी। वो उसका हाथ पकड़ रोकता है तो कहते टच मत करना। शाओ कहता है तुम्हें कंपटीशन में जीतना है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करा सकता हूँ। मोस्टली जजेस पहले वाले के डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं तो मैं किसी को बोल के तुम्हारे डिजाइन पहले नंबर पे रखवा दूंगा। त्यानतन कहते हैं अच्छा तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, फिर योरू को क्या होगा? तो कहता है मैं तो बस योरू के साथ खेल रहा हूँ, प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ। योरू वहीं पे खड़ी उसकी बातें सुन रही होती है। त्यानतन जानबूझ के पूछती है तो मुझ में और योरू में से कौन ब्यूटीफुल है? कहता ऑफ कोर्स तुम हो। वो योरू तो बहुत बेकार सी दिखती है। त्यानतन कहते सिस्टर सुन लिया तुमने, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करता है। तो योरू गुस्से में उसको थपड़ा मार के चली जाती है। इधर वैंग मिस्टर होचन को बताता है कि सब कुछ रेडी है, लग्जरी कार्स, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, स्टॉक्स, सब कुछ है इसमें। तो तुम सिस्टर इन लॉ को इन सबके साथ कन्फेस करोगे ताकि सिस्टर इन लॉ तुम्हें माफ कर दे? वो कहता है रियल में तो मैं ही माफी मांगना चाहता हूँ, ये सब तो बस ऐसी है। वैंग कहता मैं जजेस को अरेंज करूं क्योंकि अगर सिस्टर इन लॉ जीत गई उसका मूड अच्छा होगा तो शायद तुम्हें माफ कर दे। मिस्टर होचन कहते इसकी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी काबिलियत पे भरोसा है और अगर उसे पता चला कि मैंने उसे जितवाया तो वो और भी ज्यादा गुस्सा करेगी। तो वैंग कहता मैं गॉड प्रे करता हूँ सिस्टर इन लॉ ब्रो को माफ कर दे, वरना तो बेचारे ब्रो की बैंड बच जाएगी। सब लोग बैठे होते हैं। स्क्रीन पे प्रेसिडेंट की फोटो दिखाई जाती है बट उसका फुल फेस नहीं दिख रहा था। बट गर्ल्स फिर भी अंदाजा लगा लेती हैं कि प्रेसिडेंट सच में काफी हैंडसम है। त्यानतन सोचती है ये मेरे हस्बैंड जैसा क्यों लग रहा है, ये कैसे हो सकता है? अभी लड़की कहती है प्रेसिडेंट ने बिल्कुल तुम्हारे जैसे सेम रिंग पहन रखी है। त्यानतन कहती है ये कैसे हो सकता है, मेरी रिंग तो सिर्फ 5000 की है, प्रेसिडेंट ने इतनी सस्ती थोड़ी ना पहनेंगे। और सोचती है कैसा कोइंसिडेंस है। फिर वहाँ पर अलग अलग मॉडल्स डिजाइनर्स की ड्रेस पहन के आ रही होती हैं और रैंप वॉक करती हैं। बट जजेस को ये नहीं बताया जाता कि उन मॉडल्स ने किन डिजाइनर्स की ड्रेस पहनी है ताकि फेयर कंपटीशन होवे। सारे जजेस को रेड ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर धीरे धीरे करके थर्ड और सेकंड का नाम बताया जाता है तो योरू खुश हो रही होती है। त्यानतन की तो थर्ड और सेकंड में से कोई नहीं आई तो फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। फिर पता चलता है टॉप त्यानतन ने किया है कि रेड ड्रेस उसी की होती है। जैसे त्यानतन स्टेज पे जाने लगी थी योरू उस पर आरोप लगाने लगती है ये तो कुछ खास नहीं है, तो ये फर्स्ट कैसे आ सकती है? जजेस कहते हैं तुम क्या हमारी कैपेबिलिटी पे सवाल कर रही हो? और योरू से कहते हैं अगर हिम्मत है तो अपने डिजाइन दिखाओ। योरू ने अपने डिजाइन दिखाती है तो कहते हैं ये तो कुछ खास नहीं है। तो जजेस कहते हैं ये अच्छे हैं पर तब भी त्यानतन के डिजाइन का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर त्यानतन सच बताती है ये जो डिजाइन सिखा रही है ना ये भी मेरी है क्योंकि योरू मेरी सिस्टर है। तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं। सही कहा, त्यानतन की जो ड्रेस सिलेक्ट हुई है इस योरू के डिजाइन भी उसके साथ ही मैच करते हैं। ऐसा लगता है सेम इंसान ने बनाया हूँ। और योरू को कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर योरू के शाओ के आपस में लड़ाई हो जाती है। शाओ कहता है मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए भाव दिया था क्योंकि तुम सू फैमिली की बेटी हो, वरना घंटा तुम्हें कुछ भी नहीं है। उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो उल्टा उसी के थप्पड़ मार देता है और उसे छोड़ के चला जाता है। वैंग कहता ब्रो सिस्टर इन लॉ तो अमेजिंग है, वो सच में फर्स्ट आ गई। तभी मिस्टर होचन को कॉल आता है कि पर्ल ग्रुप के सीईओ उनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो वो कहता है ठीक है मैं 1 घंटा निकाल लूंगा। वैंग कहता तुम तो सिस्टर इन लॉ को कन्फेस करने वाले थे ना? वो कहता है पर्ल ग्रुप के सीईओ हमारे हो ग्रुप के होटल में रुके हुए हैं, जब तक त्यानतन यहाँ पे सेलिब्रेट करती है तब तक मैं उनसे मिलके आ जाता हूँ। इधर सब लोग जीतने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलेगा तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट की कार आ रही है तो भाग के वहाँ से जाने लगे थे देखने के लिए। और गर्ल्स त्यानतन को पकड़ के ले जाती हैं। वहाँ पर बॉडीगार्ड्स लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट की एंट्री होती है और जैसे वो अपने ग्लासेस हटाता है त्यानतन उसे देख के एकदम हैरान थी। वैंग कहता ब्रो सिस्टर लॉ ने देख लिया। त्यानतन उसे देख के वहाँ जाने लगती है तो वो उसके पीछे भागता है। गर्ल्स कहती हैं भला प्रेसिडेंट त्यानतन के पीछे क्यों जा रहे हैं, और उन दोनों की सेम रिंग भी थी, कहीं ऐसा तो नहीं है त्यानतन प्रेसिडेंट की वाइफ हो? मिस्टर ओशन भागकर जाकर त्यानतन को रोकता है। मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला था। वो कहते तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? शहर का इज्जत प्रेसिडेंट अपनी भला आइडेंटिटी क्यों छुपाएगा? क्या मैं तुम्हारी कोई प्लेटो आया हूँ? वो समझाने की कोशिश करता है बट वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाती है। वो अपना सामान लेके जाने लगी थी तो मैनेजर वहाँ पे आता है तो कहती है तुम्हें भी प्रेसिडेंट ने भेजा है ना? तभी मैं सोचूं मुझे इतना लग्जरी रूम रहने को क्यों मिला, और वहाँ चली जाती है। फिर वो बार में बैठे ड्रिंक करके टल्ली पड़ी थी तो मिस्टर होचन वहाँ पे आता है। वैंग जाके उस पूरे बार को खरीद लेता है। त्यानतन कहते हैं हस्बैंड तुम ही आग कर रहे हो? वो कहते तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तो कहती है कौन से घर? उस टूटे हुए घर में या फिर तुम्हारे विला में? वो कहता है जहाँ तुम होगी वहीं पे मेरा घर होगा। सॉरी मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैंने इसलिए पूरा होने का प्रिटेंड किया क्योंकि मैं योरू से शादी नहीं करना चाहता था, पर मुझे नहीं लगा मुझे तुम मिल जाओगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसे हक्का लेता है। मैंने उसे गोद में उठा के घर पे ले आता है। वो उठती है बट उसे देख के मुंह फेरने लगी थी तो कहता वाइफ मुझे एक और चांस दे दो ना। इनफैक्ट मैं तो सू फैमिली में शादी करने के लिए नहीं आया था, शादी कैंसिल करने के लिए आया था, पर मैं कितना लकी हूँ मुझे तुम वहाँ पे मिल गई क्योंकि मुझे तुमसे फर्स्ट साइट ही लव हो गया था। वो रो रही थी तो कहता रो मत, एक और बात बतानी है। तुमने जो वेडिंग रिंग पसंद की थी वो 5000 की थी, मैंने बिल्कुल उसकी रियल वाली ओरिजिनल डिजाइन की बनवा ली जिसपे हम दोनों का नाम लिखा हुआ है। वो पूछते तुम मुझे इतना लाइक क्यों करते हो, हम तो थोड़ा टाइम पहले मिले हैं। तो कहता है प्यार करने की कोई वजह नहीं होती और मैं हमेशा तुमसे लव करता रहूंगा, मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। वो हाँ करती है तो वो उसे किस करने लगता है। तभी नैनी आवाज मारती है कि यंग मास्टर यंग लेडी आपको ग्रैंडमा बुला रही है। तो वो जल्दी से धक्का मारती है और कहती है ये ग्रैंडमा का घर है? वो हाँ करते कहती है मुझे तो लेट बता रहे हो, जल्दी से तैयार हो,
ग्रैंडमा तुम दोनों को देख के बड़ा खुश होती है। ग्रैंडमा कहती है इसने आइडेंटिटी छुपाई, तुम इससे गुस्सा तो नहीं हो? होना चाहिए, इतना शरारती है ये, मैं इसे पनिश करूंगी। तो कहते जरूरत नहीं है, मैं पहले गुस्सा थी पर अब नहीं हूँ। फिर ग्रैंडमा कहती है मैं तुम दोनों को लग्जरी वेडिंग देना चाहती हूँ। हमारी वो फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए ग्रैंड वेडिंग होगी जिसमें सारे रिच फैमिलीज के लोग आएंगे। मिस्टर वोचन भी उसका हाथ पकड़ कहता है ग्रैंडमा सही बोल रही है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। तो मान जाती है। फिर वो सब लोग बातें कर रहे थे कि सुना है वो फैमिली ने शादी पे 1 बिलियन खर्च किए हैं। शॉ पूछता है आखिर इनकी डॉटर इन लॉ है कौन? तो कहती है आज तक किसी ने प्रेसिडेंट को नहीं देखा तो प्रेसिडेंट की वाइफ का तो कैसे पता होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर वोचन और त्यानथन की एंट्री होती है तो शाओ के तो होश उड़ जाते हैं। सू फैमिली वाले छुड़े हुए बैठे थे। डैड कहते हैं योरू तो किसी काम नहीं आई, मेरी बेटी त्यानथन ने बाजी मारी है। तो योरू कहती है पहले मेरी मिस्टर वोचन से शादी होने वाली थी। डैड कहते बकवास बंद कर, अगर कुछ बोली तो तुझे सू फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। योरू कुछ बोलने लगती तो उसको थपड़ा मार देते हैं और त्यानथन से कहते हैं तुम अपनी शादी कंटिन्यू करो। त्यानथन कहती है मैं सबके सामने कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ, मैं हमेशा के लिए सू फैमिली से रिश्ता तोड़ रही हूँ। डैड हैरान क्या बोल रही हो? तो कहती है मैं सू फैमिली की सेकंड डॉटर हूँ बट इन लोगों ने मेरे साथ नौकरों जैसा बिहेव किया। वो तो लकीली मेरी मिस्टर वोचन से शादी हो गई और उसने मुझे सू फैमिली जैसे नरक से बाहर निकाला। मिस्टर वोचन कहता मैं भी अपनी वाइफ के साथ हूँ और बॉडीगार्ड्स को बुलवा के सू फैमिली को बाहर भिजवा देता है। देन उन दोनों की शादी होने लगती है। वो घुटनों के बल बैठ के उस रिंग दिखाता है और रिंग पहना देता है और दोनों हक कर लेते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।